नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये करंट अफेयर का पापा वीडियो है। ये कंप्लीट नेशनल, कंप्लीट इंटरनेशनल, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसमें करवाई गई हैं। 18 इसमें जो सेक्शन या टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर इंक्लूडेड है, वन लाइनर भी है और प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, समिट हो गए, रैंक एंड रिपोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, डेट्स हो गए, थीम्स हो गए, बुक्स, ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के कैंपेन्स हो गए, गवर्नमेंट के एप्स, पोर्टल्स हो गए, ऑबिटुअरी हो गई, डिफेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एप्स एंड पोर्टल्स हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जीआई टैग हो गए, साइक्लोन हो गया, प्लेसेस इन न्यूज हो गए और वन लाइनर हो गए। तो कंप्लीट करंट अफेयर है ये, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, सभी स्टेट पीसीएस के लिए प्लस सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। ये पूरा वीडियो जरूर देख लिया करिए हर बार। और यूपी पीसीएस की बिल्कुल शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। आप उसमें ज्वाइन करके वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारे स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, आरएएस की तैयारी कर रहा हूं, एचसीएस की तैयारी कर रहा हूं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट जो है आप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उतना जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट सिर्फ 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में आके ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक और जेन्युइन करंट अफेयर आपको मिल सकता है। करंट अफेयर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, डेली डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जाके जो है मंथली जब ये कंपाइलेशन हो रहा होता है तो 8 स्टेज से जाके प्रूफ रीडिंग से लेके ट्रांसलेशन से लेके जो है पूरा एक एक न्यूज, जो भी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हो, सब कुछ इसमें दिया जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर हाईली रिकमेंडेड होता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी के लिए, जो उसमें फैक्चुअल करंट अफेयर आता है। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो से ओवरऑल या टोटल करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। बाकी यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, एमपी स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल और सारे स्टेट पीसीएस का आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 1 महीने का पूरा करंट अफेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एक ही जगह यही मिलेगी आपको। मार्च 1 2025 के मंथली करंट अफेयर प्री स्पेशल वीडियो में आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर के वीडियोस को देख करके, समझ करके आप इन सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले करंट अफेयर के सवाल को 100% सही कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज रनिंग है विभिन्न एग्जाम्स के लिए। आप इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक में कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम और ऐप कोर्सेज के बारे में एग्रीमेंट सेक्शन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य शांति संधि समझौता यहाँ पे किया गया है। आर्मेनिया और अजरबैजान युद्धरत थे पिछले 4 दशकों से, एक शांति समझौता यहाँ पे किया गया है। नगोर्नो काराबख रीजन, ये एक कंटेस्टेड रीजन है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच। नगोर्नो काराबख रीजन, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हमने आपको पढ़ाया होगा पहले। नगोर्नो काराबख रीजन पर कब्जे को लेकर के यहाँ पर संघर्ष रहा है। एक पीस ट्रीटी यहाँ पर 40 वर्षों यानी कि 4 दशक के बाद साइन की गई है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। तो ये ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत और अर्जेंटीना ने समझौता किया है। भारत और अर्जेंटीना ने समझौता किया है लिथियम की खोज और खनन संबंधी कामों के लिए, एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम के लिए। तो लिथियम डिपॉजिट्स काफ़ी सारे हैं अर्जेंटीना के पास। तो आपने पहले देखा होगा, कुछ कह सकते हैं मंथ्स पहले हमने एक आपको एग्रीमेंट बताया होगा कि अर्जेंटीना के साथ भारत ने समझौता किया है। तो फाइनली इस समझौते को मूर्त रूप दे दिया गया है और एक्सप्लोरेशन और माइनिंग ऑपरेशंस लिथियम का अर्जेंटीना में भारत के सहयोग से शुरू होने जा रहा है जल्द। हिमाचल प्रदेश की सरकार और स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड चंडीगढ़ के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। भारत की पहली ऐसी फैसिलिटी खोली जाएगी जहाँ पर API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल एक ही जगह पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। बद्दी बारोटी वाला नालागढ़ नामक जगह पर, कहाँ पर, सोलान डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पहली ऐसी सुविधा खुलने जा रही है भारत की, जहाँ पर API भी बनेगा, ग्रीन हाइड्रोजन भी मैन्युफैक्चर होगा और 2G इथेनॉल भी। ठीक है। आगे है
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब यूनिट के लिए। इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ पर लगाया जाएगा? धोलेरा गुजरात में। ये जरूरी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसको हमने हाईलाइट कर दिया यहाँ पर रेड कलर से, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये रिवीजन में आपको हेल्प करता है कि अभी तो आप पढ़ रहे हैं, मैंने सारी चीज़ें बताई आपको, लेकिन जब पीडीएफ आपके पास होगी खासकर पेड ग्रुप मेंबर्स के बाद, तो ये हाईलाइटेड चीज़ जरूर देखते हुए आप चलेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और कह सकते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है वाराणसी में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए। इस समझौते के बारे में न्यूज़ लगातार आ रही थी, इस बार मैंने इसको शामिल किया है, तो आपके ध्यान में रहे कि वाराणसी में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है विकसित की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। स्टेट ऑफ आर्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगी? वाराणसी में। ठीक है। 150 एकड़ में पार्क बनाएंगे जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पार्ट एक तरीके से बनेगा। 5.1 किलोमीटर रेलवे लाइन ये जीवनाथपुर स्टेशन से नेशनल वाटरवे 1 के लिए चलेगी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाएंगे। यामांडू ओरसी उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट यहाँ पे बने हैं। ठीक है। उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट यामांडू ओरसी। स्टुअर्ट रिचर्ड यंग ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कैरेबियन सी में आइलैंड है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। उसके बाद मार्क कार्नी ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है। इन्होंने जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस किया है। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद मार्क कार्नी जो है कनाडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उसके बाद फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। फ्रेडरिक मर्ज, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। चांसलर राष्ट्राध्यक्ष होते हैं जर्मनी में। इसके बाद क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया के नए संघीय चांसलर, न्यू फेडरल चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया क्रिश्चियन स्टॉकर। अमिताभ कांत ये NIIT यूनिवर्सिटी के नए चेयरपर्सन या चांसलर बने हैं। NIIT विश्वविद्यालय के नए अध्यक्ष या कुलपति। क्रिस्टी कॉवेंट्री जापान की जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक है। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है, इसकी पूर्व तैराक न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इनका अपॉइंटमेंट थोड़ा सा ऐतिहासिक भी है क्योंकि 130 वर्षों के इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के इतिहास में पहली महिला यहाँ पे अध्यक्ष या अध्यक्षा बनी है, अब तक की सबसे युवा बनी है और पहली अफ्रीकी। तो पहली महिला, पहली अफ्रीकी और अब तक की सबसे युवा अध्यक्ष यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ये बनी है क्रिस्टी कॉवेंट्री। काफ़ी आया था इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में और स्पोर्ट्स में, करंट अफेयर में। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वुमेन वैसे भी जरूरी होता है। तुहिन कांत पांडे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के नए 11वें अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है। तुहिन कांत पांडे ने किसको रिप्लेस किया? माधवीपुरी बुच को स्थान ग्रहण कर लिया है। सेबी चेयरपर्सन का टेन्योर होता है 5 साल का, याद रखिएगा, और 65 वर्ष तक की आयु जब तक व्यक्ति नहीं प्राप्त कर लेता तब तक होता है। 5 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक रहता है। और सेबी का चेयरपर्सन रीअपॉइंट भी हो सकता है, याद रखिएगा। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष लगातार 7वीं बार ये बने हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखिएगा। स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कोई स्टैट्यूट यानी कोई कानून रहा होगा जिससे सृजित हुई है, तो कानून है एडवोकेट्स एक्ट 1961। ठीक है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत सृजित किया जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को खुद ही चुनती है, तभी आप देखेंगे चेयरपर्सन ये लगातार 7वीं बार नियुक्त हुए हैं मनन कुमार मिश्रा। प्राइमरी फंक्शन क्या है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का? सेफगार्डिंग द राइट्स, इंटरेस्ट एंड प्रिविलेजेस ऑफ एडवोकेट्स, और जो कंडक्ट होता है एडवोकेट्स का उसको रेगुलेट करना बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम होता है। अंजू राठी राणा भारत की पहली केंद्रीय विधि सचिव, इंडियाज फर्स्ट विमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी ये बनी है, ये ध्यान रखिएगा। अंजू राठी राणा इनको जो है अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। पहली बार किसी विमेन को लॉ सेक्रेटरी यहाँ पे बनाया गया है। आगे है अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव, न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए अजय सेठ। आयुष्मान खुराना फिट इंडिया आइकन एक तरीके से बने हैं यहाँ पे, फिट इंडिया आइकन इनको नामित किया हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने। डॉक्टर शिव कुमार कल्याणम अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, मतलब कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के CEO ये बन गए हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है इसको अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023 एक्ट के तहत सृजित किया गया है। ये एक संस्था ऐसी है, इट एम्स टू सीड ग्रो एंड प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फोस्टर अ कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू आउट इंडियाज यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड R&D लेबोरेटरीज। भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को आगे बढ़ाना इसका काम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अजय बहादुर ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नए CEO बने हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GM के नए CEO। और जय भट्टाचार्य ये अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नए निदेशक बने हैं। राजीव गौबा नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं।
नीति आयोग में कौन कौन होते हैं आपको पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड अदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूटीज, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इसमें कौन कौन होते हैं। वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, अलग अलग डोमेन से एक्सपर्ट्स लिए जाते हैं इसमें, जैसे राजीव गौबा को लिया गया है, और कुछ स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नीति आयोग बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए भी, और इसका तो अलग से आप पॉलिटी में पढ़ते भी हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। नवरत्न कंपनी का दर्जा यहाँ पे दो कंपनीज को मिला है, तो दो नई नवरत्न कंपनीज, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC अब एक नवरत्न कंपनी है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC ये अब एक नवरत्न स्टेटस वाली कंपनी है। नवरत्न स्टेटस इनको रिसीव हुआ है 3 मार्च 2025 को, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये दिया जाता है नवरत्न और मिनीरत्न महारत्न कंपनी का स्टेटस। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राम सुतार को मिला था, राम वनजी सुतार इनका पूरा नाम है, जिन्होंने डिज़ाइन तैयार किया था स्टैचू ऑफ यूनिटी का। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार वैद्य ताराचंद शर्मा को, नाड़ी वैद्य लेखक है, इनको मिला है, आयुष मंत्रालय की तरफ से अवार्ड मिलता है। वैद्य मायाराम उनियाल को मिला है। वैद्य समीर गोविंद जमदाग्नि को मिला है, ठीक है। ये 3 अवार्डीज़ हैं, ताराचंद, मायाराम और वैद्य समीर गोविंद जमदाग्नि। उसके बाद ओको टैक्स प्रमाणन, ये जर्मनी की तरफ से उत्तर पूर्व हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम को, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ये मिला है ओको टैक्स प्रमाणन जर्मनी की तरफ से। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान ललिता ठाकुर को, कमला अंकिबाई घामंदीराम गोवानी ट्रस्ट की तरफ से। नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटेन का मानद नाइटहुड पुरस्कार ये सुनील भारती मित्तल जो भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक, इनको मिला है। फर्स्ट इंडियन सिटीजन जिन्हें जो है KBE मिला है, यानी कि जो है नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, KBE अवार्ड, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सुनील भारती मित्तल को मिला है। डेनमार्क का नाइट क्रॉस ऑफ द बॉर्डर ऑफ द डेनमार्क ये विजय शंकर को। ऑनररी काउंसिल जनरल ऑफ डेनमार्क फॉर साउथ इंडियन द चेयरमैन ऑफ सनमार ग्रुप, विजय शंकर को ये दिया गया है डेनमार्क की तरफ से। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार लिटरेचर का एक बड़ा पुरस्कार, प्रतिष्ठित पुरस्कार है भारत में, मिस्टर विनोद कुमार को मिला है। विनोद कुमार शुक्ला ये झारखंड को बिलोंग करते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है, और फर्स्ट राइटर हैं छत्तीसगढ़ से जिनको पुरस्कार मिला है, ठीक है। और 12वें राइटर है हिंदी लैंग्वेज के जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूरे 2025 के जितने भी एग्जाम्स बाकी सब में आ सकता है, तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री विनोद कुमार शुक्ल को। आगे है संगीत कलानिधि पुरस्कार RK श्री राम कुमार रुद्रपट्टनम को, जो कर्नाटक को बिलोंग करते हैं। संगीत कलानिधि अवार्ड म्यूजिक अकेडमी मद्रास की तरफ से दिया जाता है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। कर्नाटिक म्यूजिक में एक्सीलेंस के लिए, कर्नाटिक म्यूजिक में एक्सीलेंस के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इस साल दिया गया है RK श्री राम कुमार को। ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड इसको बोला जाता है हाईएस्ट ऑनर इन कंप्यूटर साइंस और नोबल पुरस्कार ऑफ कंप्यूटिंग, नोबल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग या हाईएस्ट ऑनर इन कंप्यूटर साइंस गूगल की तरफ से दिया जाता है। एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सुटन को दिया गया है ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड। और री इन्फोर्समेंट लर्निंग में इनके शोध के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। री इन्फोर्समेंट लर्निंग भी AI का एक डोमेन है। रामसर अवार्ड फॉर वाइस यूज़ ऑफ वेटलैंड ये डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को मिला था रामसर सेक्रेटरीट की तरफ से। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है। जयश्री वेंकटेश को वेटलैंड्स के बुद्धिमान उपयोग की श्रेणी में मान्यता मिली है। 12 महिला परिवर्तनकर्ताओं को मतलब विश्व भर में मान्यता मिली है। भारत से चुनी गई हैं डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत एक्सपेक्टेड ये अवार्ड हो सकता है। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन संबंधी अवार्ड हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लॉशल को, ये जल विज्ञानी है, हाइड्रोलॉजिस्ट, स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन द्वारा रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के सहयोग से ये दिया गया है। स्वीडन के जो किंग हैं उनके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है स्टॉकहोम जल पुरस्कार। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये 2 पुरस्कार मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन, ये पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है मॉरिशस के प्रेसिडेंट के द्वारा। ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं, मतलब पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, फर्स्ट इंडियन बेसिकली, नॉट जस्ट प्रधानमंत्री, फर्स्ट इंडियन।
इसके बाद ऑर्डिनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द बारबडस अवार्ड, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था बारबडस के राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार 7वीं बार मिला है। आगे उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान लोकनायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी और श्री किशन महिपाल को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से आदि गौरव सम्मान। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार आरबीआई को सेंट्रल बैंकिंग यूके की तरफ से अपने प्रवाह और सारथी इनिशिएटिव के लिए, आरबीआई के प्रवाह और सारथी इनिशिएटिव के लिए सेंट्रल बैंकिंग यूके की तरफ से आरबीआई को सम्मानित किया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड चिरंजीवी को मिला है लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया की तरफ से। आगे उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड ये है। अब देखिए इसमें खाली उत्तराखंड संबंधी जो एग्जाम्स हैं उनको यहाँ पे देखना चाहिए इसको, तो आप उत्तराखंड से इसको देख सकते हैं। नैनीताल फर्स्ट पर था, देहरादून ने 4 कैटेगरीज में अवार्ड जीता, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जो है 2 कैटेगरीज में आगे रहे थे। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार ये सभी के लिए देखना जरूरी है, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की तरफ से ये दिया जाता है, यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें प्राणी मित्र पुरस्कार के अवार्डीज 5 हैं, अलग अलग स्टेट्स के हैं, इसको देख लीजिए। एक छत्तीसगढ़ से अवार्डी हैं, गुजरात से हैं, एक जो है मध्य प्रदेश से और एक फिर से गुजरात से, ठीक है। मतलब कुछ यहाँ पे अवार्डी हैं इंडिविजुअल्स हैं और कुछ यहाँ पे संगठन हैं। जीव दया पुरस्कार सुश्री निशा सुब्रमण्यम कुंजू को, ये मुंबई से, और भगवान महावीर पशु रक्षा केंद्र काशी गुजरात, ये इंस्टीट्यूट है। फिर जो है मास्टर चैतन्य एम सक्सेना जयपुर राजस्थान, और मास्टर आदि शाह मुंबई से, ये 18 वर्ष से कम उम्र की आयु में। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका गठन जो है 1962 में हुआ था। क्रुएल्टीज़ ऑफ एनिमल एक्ट, क्रुएल्टीज़ टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत इसको सृजित किया गया है। 1960 में क्रुएल्टीज़ टू एनिमल एक्ट आया था, उसके तहत इसको सृजित किया गया है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता होगा? आप सोचेंगे कि एनिमल संबंधित है, तो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज संबंधित हो, लेकिन नहीं। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया सेक्शन 4 जो है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल एक्ट 1960, उसके तहत इसको सृजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। और अवार्डीज के नाम भी ध्यान रखिएगा। आगे है 97वां अकेडमी अवार्ड या फिर ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे वनडे एग्जाम्स हो, और इसमें कुछ अवार्ड्स हमेशा पूछे जाते हैं। इसको होस्ट किसने किया था? कॉनन ओब्रायन ने। बेस्ट एक्टर इसमें एड्रियन ब्रोडी, इनकी फिल्म थी ब्रूटलिस्ट। ब्रूटलिस्ट फिल्म के अभिनेता एड्रियन ब्रोडी को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। एनोरा नामक फिल्म में मतलब ये अभिनेत्री के काम के लिए बेस्ट अभिनेत्री मिकी मैडिसन। बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर या शॉन बेकर भी इनको लिखा गया है, अनोरा फिल्म के डायरेक्टर हैं। बेस्ट फिल्म रही थी अनोरा, ठीक। और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म आई एम स्टिल हेयर, ब्राज़ील की फिल्म थी, डायरेक्टर वॉल्टर शॉलेस। ब्राज़ील का पहला ऑस्कर था यहाँ पर बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में। तो इतने ऑस्कर ध्यान रखना काफ़ी है। ऑस्कर पुरस्कार लास्ट ईयर भी काफ़ी पूछे गए थे जब ओपेनहाइमर का जलवा था, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है अनोरा पर और ब्रूटलिस्ट पर। और भारत की तरफ से इंडियन हिंदी शॉर्ट फिल्म अनुजा जो थी, जिसके डायरेक्टर एडम जे ग्रेव्स थे, इसको नॉमिनेट किया गया था बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में, हालांकि ये फाइनल लिस्ट से बाहर हो गई थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार आईफा अवार्ड, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी लापता लेडीज़, इसको लगभग सभी ने देख भी लिया होगा, अब तो DT पर आ गई है। बेस्ट डायरेक्टर लापता लेडीज़ के डायरेक्टर किरण राव। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, फिल्म भूल भुलैया 3। और बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल, फिल्म लापता लेडीज़। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, ये मैं पहली बार ले रहा हूँ, इस पर पूछे जाने की संभावना है, लेकिन मेंटर ऑफ द ईयर अभिनव बिंद्रा, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर डोम राजू गुकेश, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला मनु भाकर, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कपिल देव, खेलों में परिवर्तन के दूत या सुहास LY, यानी कि मैसेंजर ऑफ चेंज इन स्पोर्ट्स सुहास LY। और उत्तर प्रदेश के एथलीटों को विशेष सम्मान मिला था विजय शर्मा, शैली सिंह, वरुण सिंह भट्टी, शिवपाल सिंह को, मोहम्मद अमान को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड, एसेस अवार्ड में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर PR श्रीजेश हॉकी, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर विमेन मनु भाकर, और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स में मनु भाकर शूटिंग के लिए, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर स्वप्निल कुसाले शूटिंग के लिए, बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर द स्पोर्ट्स प्रमोशन मध्य प्रदेश को, इंस्पिरेशन आइकन अवार्ड PV सिंधु को। डिजिटल अवार्ड, ये इकोनॉमिक टाइम्स ने कुछ अपने डिजिटल अवार्ड्स अनाउंस करे थे, इसमें उत्तर प्रदेश के अवार्ड्स देख लेते हैं एक बार। सार्वजनिक सेवाओं में AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और उभरती प्रौद्योगिकियों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए जरूरी पुरस्कार प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड को।
विकलांग लोगों के लिए डिजिटल समावेशन के लिए स्वर्ण पुरस्कार जिला प्रशासन वाराणसी को, ठीक है, सबल काशी इनिशिएटिव के लिए। स्मार्ट मोबिलिटी और परिवहन प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को जो है पैनिक बटन इंट्रोड्यूस करने के लिए। बसों में अभिनव डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा विश्लेषण के लिए स्वर्ण पुरस्कार जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय हमीरपुर को, ठीक है। टीबी मुक्त हमीरपुर इनिशिएटिव के लिए। सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग करने के लिए संपादक की पसंद पुरस्कार उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए। बिहार से जो लोग हैं वो बिहार का यहाँ पे अवार्ड्स देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं मध्य प्रदेश वाले अवार्ड देख लीजिए, और राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान का अवार्ड आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। मतलब जिस भी स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट का यहाँ पे अवार्ड आप देख लीजिए एक बार। उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश का जरूर देखिएगा। ये ज़्यादातर किसी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आ सकता है। ये सरकारी अवार्ड नहीं है, इकोनॉमिक टाइम्स ने अवार्ड जो है दिया है, इकोनॉमिक टाइम्स जो न्यूज़पेपर छपता है। बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं हम लोग। हिंदी पत्रिका सशक्त भारत प्रथम संस्करण यहाँ पर निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी बाइनवल हिंदी मैगजीन का। 2 साल में एक बार एक वार्षिक पत्रिका छपा, मतलब हर 2 साल में एक पत्रिका छपा करेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। इसका नाम होगा सशक्त भारत, सशक्त भारत। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये नमिता गोखले की किताब है। और मार्च ऑफ ग्लोरी के अड़ुमुगम हॉकी इतिहासकार और एरोल डिक्रूज पत्रकार द्वारा को रिटर्न है। 1975 हॉकी वर्ल्ड कप की जो जीत थी इंडिया की, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स आत्मकथा, ये है सैयद किरमानी की। सैयद किरमानी जो कह सकते हैं भारत के पूर्व विकेट कीपर रहे हैं, ठीक है, क्रिकेटर विकेट कीपर रहे हैं सैयद किरमानी। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है देबाशीष सेनगुप्ता और दक्षेश पाठक के साथ मिलकर के। 1983 वर्ल्ड कप की इन्होंने इनसाइट दी है, कैसे भारत जीता था 1983 का विश्व कप लॉर्ड्स में फाइनली वेस्ट इंडीज़ को हरा करके। दिया सलाई आत्मकथा, ये कैलाश सत्यार्थी की है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन के साथ मिलकर के नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा पर एक साहित्यिक चर्चा आयोजित की थी। तो दिया सलाई ये आत्मकथा है कैलाश सत्यार्थी की। इंपॉर्टेंट डेट्स थीम देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को होता है। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को होता है। इस बार इसकी थीम थी सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। वर्ल्ड सी ग्रास डे ये 1 मार्च को होता है। वर्ल्ड सी ग्रास डे 1 मार्च को। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है। वी स्टैंड टुगेदर इस बार थीम थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को होता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट ये थीम थी। और नेशनल सिक्योरिटी डे सुरक्षा दिवस 1972 में पहली बार बनाया गया था। विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण, यानी सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत, ये इस बार थीम थी। वर्ल्ड ओबेसिटी डे ये 4 मार्च को होता है। चैलेंजिंग सिस्टम्स हेल्दियर लाइफ्स 7वां जन औषधि दिवस ये 7 मार्च को मनाया गया। और मार्च का पहला सप्ताह जो है जन औषधि सप्ताह के रूप में भारत मनाया जाता है। 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र भारत में खोले जा चुके हैं और 31 मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। थीम थी इस बार जन औषधि दाम कम दवाई उत्तम, ठीक है। 7वें जन औषधि दिवस की थीम थी दाम कम दवाई उत्तम। पहली बार इसको 7 मार्च 2019 में मनाया गया था। इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये 8 मार्च को होता है हर बार, ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 से हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने का निर्णय लिया था। इस बार इसकी थीम थी फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को होता है। जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को, याद रखिएगा। राष्ट्रीय और जो है विश्व में कंफ्यूज नहीं करना है। तीसरा इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 15 मार्च को, ठीक है। पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था 15 मार्च 2023 में, ठीक है। तीसरा है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये 16 मार्च को मनाया जाता है। वैक्सीन फॉर ऑल इंश्योरिंग अ हेल्दियर फ्यूचर इस बार थीम थी। 8वां वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस या फिर कह सकते हैं रिसाइकलिंग डे ये 18 मार्च को, पहली बार इसको मनाया गया था 2018 में। 18 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को होता है। इस दिन रिपोर्ट आती है हैप्पीनेस रिपोर्ट। केयरिंग एंड शेयरिंग इस बार थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को होता है। फॉरेस्ट एंड फूड ये इस बार थीम थी। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये 21 मार्च को
मनाया जाता है। 60 ईयर्स ऑफ एंटी रेसिज्म कन्वेंशन, ये इस बार थीम थी। पहला विश्व ग्लेशियर दिवस ये 21 मार्च को मनाया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड ग्लेशियर डे यूनेस्को ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष के रूप में घोषित किया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स यूनेस्को ने घोषित किया है वर्ष 2025 को। वर्ल्ड वाटर डे ये 22 मार्च को होता है। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इस बार थीम थी, ठीक है। 113वां बिहार दिवस ये 22 मार्च को इस बार बिहार ने मनाया, और 2010 से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाना शुरू किया गया था बिहार में। इस बार इसकी थीम है बिहार दिवस, जो 113वां है इस साल 2025 में। इसकी थीम थी उन्नत बिहार, विकसित बिहार। शहीद दिवस ये गांधी जी के कह सकते हैं असैसिनेशन डे के दिन भी मनाया जाता है, और जो है जब तीनों लोगों को फांसी दी गई थी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को, तभी मनाया जाता है शहीद दिवस 23 मार्च को। आगे है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को होता है। यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर, ये इस बार थीम थी। 190वां असम राइफल्स का स्थापना दिवस है 24 मार्च को। देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन द कंट्री। 1835 में इसको शुरू किया गया था। सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इसका आदर्श वाक्य है, ठीक है। इसका नाम काशर लेवी पहले होता था। 1917 से इसका नाम असम राइफल्स कर दिया गया था। वर्ल्ड थिएटर डे, वैश्विक रंगमंच दिवस 1962 को मनाया गया था पहली बार। ये मनाया जाता है 27 मार्च को। साइंस इन टेक में चैटबॉट ग्रोक 3 काफ़ी चर्चा में था, ट्विटर से इंटीग्रेट किया गया है इसको, ठीक है। इलॉन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप XAI ने इसको शुरू किया है। ग्रोक को आप एक्सेस कर सकते हैं ट्विटर डाउनलोड करके, और अलग से भी। चैटबॉट ग्रोक का उद्देश्य यही है कम्पीट करना, जैसे ओपन AI का ChatGPT है, गूगल का जो बार्ड है और डीप सीक है, इससे कह सकते हैं कम्पीट करना लक्ष्य है। आदित्य L1 मिशन ने पहली बार एक सौर ज्वाला कर्नल की तस्वीर ली है, ठीक है। सोलर फ्लेयर कर्नल की इमेज को कैप्चर किया आदित्य L1 ने, ठीक है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो है सूट, इसने जो है फर्स्ट इमेज सोलर फ्लेयर कर्नल की कैप्चर की है सन के लोअर एटमॉस्फेयर में, यानी फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर में। इसरो ने जानकारी दी थी 22 फरवरी 2025 को कि कर्नल की फ़ोटो यहाँ पे ली गई है आदित्य L1 के द्वारा। आगे है चंद्रयान 3 के आंकड़ों से चंद्रमा पर अधिक स्थानों पर बर्फ़ की संभावना है। चंद्रयान 3 से एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चला है कि सतह के ठीक नीचे, मतलब जहाँ पर साउथ पोल पर लैंड किया था हमारा ये लैंडर, बर्फ़ के ठीक नीचे अपेक्षा से अधिक स्थानों, मतलब अपेक्षा से अधिक स्थानों पर बर्फ़ मौजूद हो सकती है। मतलब जितना सोचा गया था अब तक, उससे अधिक स्थानों पर चंद्रमा पर बर्फ़ मौजूद हो सकती है। चंद्रयान 3 के मिशन में जो चेस्ट डिवाइस हमने अपनी लगाई है, चेस्ट डिवाइस लैंडर पर, विक्रम लैंडर पर, उसने ये पता लगाया है। 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025, दूरसंचार विभाग ने जो है 17 मार्च को 5G हैकाथॉन की यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था। ये हैकाथॉन 6 माह तक चलने वाला है। इसमें 5G तकनीक का लाभ उठाते हुए अभिनव प्रोटोटाइप विकसित करना है। मतलब अलग अलग कंपनीज आएंगी, अपना अपना शोकेस करेंगे स्किल की, 5G को कैसे हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। आगे है माइक्रोसॉफ्ट की पहली क्वांटम चिप मेजराना का अनावरण किया गया था 19 फेब को। हमने आपको बताया था कि मेजराना इज़ द फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट QPU बेस्ड ऑन टोपोलॉजिकल कोर्स स्पेसिफिकली डिजाइन टू स्केल अप टू 1 मिलियन क्यूबिट्स इन सिंगल चिप। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का बेसिक यही है कि जो हमारा जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग है वो 0-1 पर आधारित है, यानी कि एक समय पर या तो स्विच जैसे 0 होगा या 1 होगा। लेकिन क्यूबिट या क्वांटम कंप्यूटिंग में ये होता है कि एक ही समय पर 0 या 1 साइमल्टेनियसली हो सकता है। सो ऑपरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होंगे। हालांकि जो ये क्वांटम कंप्यूटिंग है इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे हम अब जो तकनीक यूज़ कर रहे हैं अपने टैबलेट में, स्मार्टफोन में, नॉर्मल PC में, कंप्यूटर में, किसी भी नॉर्मल कंप्यूटिंग डिवाइस में, वो इस समय ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग का यूज़ करती है 0-1 का। लेकिन जब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी तो उसके लिए बहुत स्पेशलाइज्ड चिप्स और सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। उसी दिशा में पहली चिप यहाँ पर बनाई गई है, क्वांटम चिप मेजराना फर्स्ट। किसने बनाई है? माइक्रोसॉफ्ट ने। यही आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि पहली क्वांटम चिप जो है किस कंपनी ने बनाई है? क्या एप्पल है, क्या जो है गूगल है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक। चंद्रमा पर उतरने वाली दूसरी निजी कंपनी बनी है फायरफ्लाई। ठीक है, अमेरिका निजी अंतरिक्ष कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने चंद्रमा पर ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, और ये कराने वाली दूसरी निजी कंपनी बन गई है। तो चंद्रमा पर लैंड कराने वाली सेकंड प्राइवेट कंपनी ये बन गई है फायरफ्लाई एरोस्पेस। इसने अपने ब्लू घोस्ट लैंडर को भेजा है। ब्लू घोस्ट से पहले कौन गया था? अगर आपको याद हो, फरवरी में ही 2024 में कौन गया था? ह्यूस्टन में इंट्यूटिव मशीन्स के ओडिसियस लैंडर ने लैंड किया था, और ये फर्स्ट
प्राइवेट कंपनी बनी थी जिसने जो है सॉफ्ट लैंडिंग मून पर कराई थी। अभी सेकंड प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, फायरफ्लाई एरोस्पेस। और इसके लैंडर का क्या नाम है? ब्लू घोस्ट स्पेसक्राफ्ट। ये ध्यान रखिएगा, सेकंड प्राइवेट कंपनी टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बिच विल्बर फाइनली धरती पर वापस आए। ठीक है, ये थोड़े से मिशन के लिए गए थे लेकिन तकनीकी खराबी आने के कारण इनको 9 महीने स्पेस में रुकना पड़ा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 मंथ्स की इनकी पूरी जर्नी हो गई, जबकि बहुत छोटी सी विजिट थी इनकी। स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने फाइनली जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास जो है टलासिस फ्लोरिडा में लैंड किया था। पृथ्वी पर वापस सुनीता विलियम्स सुरक्षित आ गई हैं और बुच विल्बर भी। भारत में मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए पहली बार एक एंटी ओबेसिटी दवा लॉन्च की गई है। ठीक है, यूएस फार्मास्यूटिकल कंपनी है एली एंड एली कंपनी ने एक इंजेक्टेबल वेट लॉस ड्रग जो है इसको भारत में लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है मुंजारो या फिर टायर्स पेटाइड इसको कहा गया है। अगर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से पूरी मान्यता इसको मिल जाती है तो ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी और ये एक इंजेक्टेबल वैक्सीन के रूप में आप इसको लगा सकते हैं। एक इंजेक्शन में 1 सप्ताह में 1 बार लेना पड़ेगा। जिनका BMI 30 से अधिक या 25 से 29 की रेंज में उनको ये दवा दी जा सकती है। ये बेसिकली क्या यूज़ करेगी ये ड्रग? ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड का इस्तेमाल करेगी और GLP-1 का इस्तेमाल करेगी, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 का हार्मोन रिसेप्टर्स, जो कि ओबेसिटी, ओवरवेटनेस और टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। ठीक, आगे है AI संचालित सरकारी स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयनामृत शुरू किया है। ये किसने शुरू किया? केरला गवर्नमेंट ने। AI एडमिनिस्टर्ड आई स्क्रीनिंग सोल्यूशन इन्होंने लॉन्च किया। वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट लेड AI असिस्टेड क्रोनिक आई डिसीज स्क्रीनिंग और प्रोग्राम होगा। मतलब आंखों की जांच ये इस तरीके से AI आधारित तकनीक से करेंगे, पता लग जाएगा कि ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं। मतलब जो जांचें बहुत महंगी होती थी उसको एक तरीके से अफोर्डेबल और बहुत कह सकते हैं कॉस्ट एफिशिएंट होने के साथ साथ बहुत तेज़ जांच उपलब्ध कराएंगे। मतलब जैसे पहले स्क्रीनिंग होती थी आई की तो 2-3 दिन लग जाते थे रिपोर्ट आने में, अब इतना समय नहीं लगेगा। केरला ने लॉन्च किया, इसका नाम है नैनामृतम 2.0। इसरो ने हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ ने संयुक्त रूप से 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया है। अभी इतना ही ध्यान रखना काफ़ी है, इसका अनुप्रयोग वगैरह अभी नहीं बताया गया है तो हम नहीं देखेंगे इसको। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस MRI मशीन ये डेवलप की गई है। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस MRI मशीन, इसको पहले टेस्टिंग के लिए एम्स दिल्ली में लगाया जाएगा अक्टूबर से। अभी तक हेल्थ केयर का 80 से 85% जितना भी इक्विपमेंट है ये इंपोर्ट करता है भारत, आपको पता होना चाहिए। हेल्थ केयर का लगभग 80 से 85% इक्विपमेंट हम अभी भी जो है इंपोर्ट करते हैं और उस दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता है। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एंड रिसर्च समीर, जो एक ऑटोनोमस R&D लेबोरेटरी मुंबई में सेटअप की गई है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, उन्होंने 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर विकसित किया है और इसको अभी टेस्ट कर रहे हैं। अगर ये सही निकलता है, सारी रिपोर्ट सही आती हैं, तो ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित MRI मशीन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश से निर्मित विश्व का पहला सुपर सॉलिड, इटली के शोधकर्ताओं ने पहली बार प्रकाश को सफलतापूर्वक सुपर सॉलिड में बदलने की सफलता प्राप्त कर ली है। नेचर मैगजीन में जो है ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा में, मटेरियल साइंस की दिशा में और एनर्जी स्टोरेज की दिशा में। मतलब जो है प्रकाश को पहली बार एक सुपर सॉलिड में कन्वर्ट किया गया लेबोरेटरी में। भारत में चंद्रयान 5 को मंजूर कर दिया गया है। इसरो के प्रेजेंट अध्यक्ष वी नारायणन के अनुसार जो है चंद्रयान 5 मिशन अब अप्रूव कर दिया गया है, अभी आगे बढ़ेगा। चंद्रयान 5 मिशन के अंतर्गत चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम का रोवर भेजा जाएगा। हाँ, हालांकि अभी चंद्रयान 4 होना है। चंद्रयान 4 को वर्ष 2027 में प्रक्षेपित किया जाना प्रस्तावित है। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा से एकत्र किए गए नमूनों को एकत्र करना और पृथ्वी पर वापस लाना है। अभी हमारा जो चंद्रयान 3 है वो कहाँ तक पहुँचा है? अभी वो चंद्रमा पर पहुंचा है, सरफेस का एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं से हमको रिपोर्ट भेज रहा है। लेकिन चंद्रयान 4 में हमको क्या करना है? चंद्रमा से एकत्र किए गए नमूनों को पृथ्वी पर लाना है, ये उद्देश्य है। और इसमें भी LVM-3 का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, LVM-3 का ही कह रहे हैं अभी तक इस्तेमाल करेंगे। एग्जैक्ट नेम हमको 2026 या 27 में पता चलेगा। ठीक है, तो चंद्रयान 4 का उद्देश्य क्या है? एकत्र किए गए नमूनों को इकट्ठा करना और पृथ्वी पर वापस लाना है। आगे है डिफेंस सेक्शन में एकीकृत ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज डेजर्ट हंट जो है ये कहाँ पे किया गया था? जोधपुर में। ठीक है, मतलब हमारी तीनों ही सर्विसेज ने किया था, नौसेना, थल सेना, वायुसेना ने। बोंगो सागर अभ्यास बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश की नौसेना के साथ हमारी नौसेना ने किया था। बंगाल की खाड़ी में बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज सी ड्रैगन, ये गुआम आइलैंड में
पश्चिमी प्रशांत महासागर पे। इसमें कौन कौन शामिल हुए थे? जापान की नौसेना, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना, कोरिया की नौसेना, अमेरिकी नौसेना, भारतीय नौसेना, ये सब शामिल हुए थे। इसके बाद विशेष बल अभ्यास खंजर खंजर का 12th एडिशन ये किर्गिस्तान के साथ हुआ था। हम किर्गिस्तान के साथ अभ्यास करते हैं खंजर नाम से। बायलैटरल लेवल एक्सरसाइज ये इंडियन ओशन में वरुण, भारत और फ्रांस किस नाम से एक्सरसाइज करते हैं? वरुण के नाम से। आगे विविध में पहला नौसैन्य जलरोधी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण, फर्स्ट नेवल एंटी शिप मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है चांदीपुर रेंज ओडिशा में। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा संयुक्त रूप से इसको टेस्ट किया गया है। ठीक है। नौसेना के सीकिंग हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किए गए निर्धारित जहाज लक्ष्यों पर मिसाइल की क्षमता का प्रदर्शन इस पर किया गया है। मतलब ये मिसाइल को मतलब ये एंटी शिप मिसाइल जो है इसको बाकायदा लक्ष्य भेद करके, जैसे हम लोग टेस्ट करते हैं कि बंदूक की टेस्टिंग कैसे होती है, निशाना लगाते हैं, वैसे इस पर निशाना लगवाया गया था एंटी नेवल मिसाइल से। स्वदेशी इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का अधिकतम ऊंचाई पर परीक्षण किया गया है। इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हम लोग कितनी अधिकतम ऊंचाई तक यूज़ कर सकते हैं, इसका टेस्ट यहाँ पे किया गया था। जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर जा करके अभी इसको टेस्ट किया गया है। ठीक, इतना ध्यान रखना काफ़ी है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर बीच ओडिशा में किया गया था। इसका नाम क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAM अस्त्र। तो अस्त्र का यहाँ पर परीक्षण यहाँ पे किया गया था। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का परीक्षण चांदीपुर बीच ओडिशा में किया गया था। ये जो है DRDO द्वारा डिज़ाइन डेवलप की गई है। ये 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज में टारगेट को हिट कर सकती है। आगे है ये वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट, फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ एयरफोर्स टू ज्वाइन जगुआर स्क्वाड्रन। कई सारे स्क्वाड्रन होते हैं आपके एयरफोर्सेस में, आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वुमेन पायलट टू परमानेंटली ज्वाइन द जगुआर फाइटर्स जेट स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्सेस, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे है ईरान द्वारा नए भूमिगत मिसाइल सिटी का अनावरण किया गया था। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ये शो किया था कि उनके पास क्या है, एक मिसाइल सिटी है, मतलब एक बेस है बहुत बड़ा जहाँ से मिसाइल दागते हैं वो, उसको उन्होंने मिसाइल सिटी नाम दिया था। ये कहाँ पे? खैबर शाकान, मतलब ये जो इनका बेस है इसमें कौन कौन सी मिसाइल है? खैबर, शाकान, गदर, सेजील, इमाद, हज कासिम, ये सब इनकी मिसाइल है। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये जहाँ से लॉन्च करते हैं उस बेस को इन्होंने मिसाइल सिटी नाम दिया है ईरान ने। चीन द्वारा यूनान प्रांत में एक उन्नत लार्ज फेज्ड अरे रडार प्रणाली अभी डिप्लॉय की गई है, यानी लार्ज फेज्ड अरे रडार सिस्टम यूनान में इन्होंने लगाया है। इसकी सीमा 5000 किलोमीटर है। तो 5000 किलोमीटर तो जाहिर सी बात है कि इंडिया का जितना भी रेंज है, जितना इंडिया फैला हुआ है इंडियन ओशन में, उस रेंज को और उसके आसपास के इलाकों को अंडमान निकोबार तक ये चाइना का ये जो ये अरे रडार है ये स्कैन कर सकता है। तो भारत के लिए चिंता बढ़ी है। भारत देखते हैं आगे इसको कैसे टैकल करता है। मतलब चाइना ने कहा है कि वो 5000 किलोमीटर तक के हिस्से में स्कैनिंग कर सकते हैं, वो भी प्रिसाइज। तो भारत को यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत है। प्लीज़ इंडिया जो है अब घबराओ थोड़ा, और मतलब कह सकते हैं इसमें विचार करो। अब इसका रेंज 5000 किलोमीटर है, तो जितना भी इंडिया का हिस्सा है और इंडिया के आसपास के आइलैंड जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, वहाँ तक भी स्कैनिंग करने में सक्षम है रडार। तो इंडिया को जाहिर सी बात है कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे इसको ब्लॉक कर सकें। आगे है लॉन्च ऑफ द सेकंड शिप ऑफ द प्रोजेक्ट तपस्या। तपस्या प्रोजेक्ट के सेकंड शिप का जलावतरण गोवा में किया गया था। ठीक, और तपस्या का नाम महाभारत के महान योद्धा भीम की गदा के नाम पर रखा गया है। इस प्रोजेक्ट की फर्स्ट शिप कौन सी थी? त्रिपुट, जिसको लॉन्च किया गया था 23 जुलाई 2024 में। ऑब्चरी भी आ जाते हैं। गोदावरी सिंह वाराणसी उत्तर प्रदेश से कास्ट कला की प्रमुख शिल्पकार, ये नहीं रही। ठीक है, पद्मश्री इनको मिला था 2024 में। डॉक्टर सेनकालोंग याडेन नागा वैज्ञानिक और शिक्षाविद, ये नहीं रहे। और अरविंद सिंह मेवाड़ महाराणा प्रताप के वंशज और मेवाड़ राजपूत परिवार के सदस्य, ये नहीं रहे थे। देवेंद्र प्रधान पूर्व भाजपा नेता और वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पिता, ये नहीं रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान के कुल मिलाकर पिता, ये नहीं रहे। उसके बाद स्कीम कैंपेन पर आ जाते हैं। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का पहला चरण जो है खत्म हुआ है, और इस पर कई सारे रिकॉर्ड बने हैं। 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किए गए, जैसे एक सप्ताह में स्वास्थ्य अभियान के लिए सर्वाधिक प्रतिज्ञाएं प्लेज ली गई है, और डिजिटल प्रमाण पत्र पर प्रदर्शित करने वाले लोगों का सबसे बड़ा ऑनलाइन फोटो एल्बम, और एक ही वाक्य बोलने वाले लोगों का सबसे बड़ा ऑनलाइन वीडियो एल्बम, ये सब बनाया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रकृति परीक्षण करवाने वाली पहली व्यक्ति थी, मतलब अभियान की शुरुआत इनसे हुई थी। इस अभियान को किसने चलाया? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग और आयुष मंत्रालय ने जो है इसको आगे बढ़ाया था। यानी कि जो है
नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो कितने लोग अंडरगो हुए फर्स्ट कह सकते हैं फेज में प्रगति परीक्षण अभियान में? 1.29 करोड़। वतन को जानो, ये गृह मंत्रालय का इनिशिएटिव था। इसको कहाँ पे चलाया गया था? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में चलाया गया था टू इंट्रोड्यूस द यूथ एंड चिल्ड्रन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू वाइब्रेंट डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, टू ब्रिंग इमोशनल बॉन्डिंग अमंग देम एंड टू प्रमोट नेशनल यूनिटी। राज्य की योजनाएं एन प्राउड स्कीम ये केरल गवर्नमेंट ने चलाई थी, और यानी कि न्यू प्रोग्राम फॉर द रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। यह पहल वैज्ञानिक रूप से दवाओं के निपटान से होने वाली जल और मृदा प्रदूषण को रोकने के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करेगी। एन प्राउड इनिशिएटिव। ओडिशा अंत्योदय गृह योजना, इस योजना के तहत ओडिशा सरकार विस्थापित परिवारों, विकलांग व्यक्तियों, वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थियों के लिए अगले 3 वर्षों में 2.2 लाख पक्के घरों का निर्माण करेगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना से एडिशनल ये योजना है अंत्योदय गृह योजना। आयुष्मान भारत वाय वंदना योजना, पुडुचेरी के राज्यपाल ने जो है इसकी शुरुआत की थी। वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा लाभ इसमें प्रदान किया जाएगा। आयुष्मान भारत वाय वंदना योजना 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। आगे बायोफ्यूल इनिशिएटिव, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया था। बायोफ्यूल यूनिट को 1200 करोड़ रुपए तक का बुनियादी निवेश प्रोत्साहन के साथ साथ बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन, सड़क, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण आदि के विकास के लिए 50% प्रोत्साहन, अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का सहायता देगा। मध्य प्रदेश की सरकार को बुलाकर कह रहे हैं कि बायोफ्यूल यूनिट अगर कोई लगाएगा, 1200 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगा तो 5 करोड़ रुपए तक की सहायता मध्य प्रदेश की सरकार उस यूनिट लगाने वाले को देगी। ये है कुल मिलाकर के। ये बायोफ्यूल योजना आप ज़्यादा स्किप भी कर सकते हैं, स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश की है, इसको छोड़ भी सकते हैं। आगे अरुणाचल प्रदेश हथकरघा और हस्तशिल्प नीति 2024, इसको भी छोड़ सकते हैं। दुलारी कन्या योजना, ये अरुणाचल प्रदेश की। इस योजना के तहत लड़कियों के संस्थागत जन्म के लिए सावधि जमा राशि को 20,000 रुपये से बढ़ा करके 30,000 कर दिया है। ठीक, तो प्रत्यक्ष लाभ इसमें दिया जाता है। दुलारी कन्या योजना, जैसे कई सारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम चल रही है वुमेन के लिए अलग अलग स्टेट में, जैसे महतारी वंदना योजना जो है, और लेक लड़की योजना, ये सब जो है उसी क्रम में दुलारी वंदना योजना कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश सरकार की, ये ध्यान रखिएगा। बाकी राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको आप छोड़ सकते हैं। और राजीव युवा विकासम योजना, राजीव युवा विकासम योजना ये कहाँ की है ये पूछेंगे? तेलंगाना गवर्नमेंट की है, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। तो राजीव युवा विकासम योजना आई है। इसमें क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 4 लाख रुपए तक का युवाओं को, और उन युवाओं को जो SC ST और बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, माइनॉरिटीज से आते हैं, EWS कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है, आगे है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। 90वां रणजी ट्रॉफी, इसको किसने जीता? विदर्भ ने 3री बार। अक्षय वाडकर इसके कैप्टन थे टीम के, विदर्भ के, और सचिन बेबी के कैप्टनशिप में उपविजेता या रनर अप रही थी केरला की टीम। सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले एशियन क्रिकेटर बाबर आजम बने हैं। 6,000 रन वनडे रन बनाने वाले सबसे तेज एशियन बल्लेबाजी बने। बाबर आजम ने 123 पारियों में उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, बाबर आजम और हाशिम अमला दोनों ने 123 पारियों में ये कह सकते 6,000 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 6,000 रन बनाने के लिए कितने पारी ली थी? 136 इनिंग्स। विमेन प्रीमियर लीग का 3रा संस्करण खत्म हो चुका है, और मुंबई इंडियंस यहाँ पर विजेता रही थी। उपविजेता यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स रही थी। आगे है इंटरनेशनल मास्टर्स लीग, ये जो है भारत में नवी मुंबई, वडोदरा, रायपुर में इसके मैचेस हुए थे। फाइनल हुआ था छत्तीसगढ़ में। 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। विजेता यहाँ पे इंडिया मास्टर्स रही थी। वेस्ट इंडीज़ मास्टर्स यहाँ पे उपविजेता रही थी, जिसके कप्तान ब्रायन लारा थे। सचिन तेंदुलकर इंडिया मास्टर्स के कप्तान थे। हॉकी की बात करें तो जो है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसका आयोजन पंचकुला हरियाणा में वो था, और विजेता इसमें हॉकी झारखंड रहा था, उपविजेता हॉकी हरियाणा। विविध गेम्स में देख लेते हैं 71वां सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप, इसमें विजेता यहाँ पे सर्विसेज रहा था, और उपविजेता रेलवे। ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी, क्रिकेट प्रेमियों ने तो इसको देखा ही होगा, और काफ़ी खुशी की बात है कि भारत यहाँ पर फाइनल जीता। फाइनली न्यूजीलैंड को फाइनल में हराया 4 विकेट से। और जो है थीम गीत इसमें जीतो बाजी खेल के, आयोजन स्थल पाकिस्तान था, लेकिन भारतीय टीम के मैच जो है दुबई में हुए थे सारे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा। गोल्डन बैट अवार्ड रचिन रविंद्र, गोल्डन बॉल अवार्ड मैट हेनरी। ठीक है, और पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल हुई टीम थी अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
रोहित शर्मा हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन कैप्टन एंड सिक्स्थ कैप्टन ओवरऑल टू विन मोर देन वन आईसीसी टाइटल। ये जरूर ध्यान रखिएगा। इंडिया जो है सारे मैचेस जीतते हुए चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनी है। आगे कबड्डी विश्व कप पुरुष और महिला आयोजन स्थल जो है ये इंग्लैंड में। पहली बार कबड्डी विश्व कप एशिया से बाहर हुआ था। विजेता यहाँ पे भारतीय टीम रही थी पुरुष वर्ग में, और महिलाओं के इवेंट में भी भारतीय टीम ही विजेता रही थी। महिलाओं के इवेंट में उपविजेता इंग्लैंड की टीम, और सरप्राइजिंगली इंग्लैंड की टीम पुरुष आयोजन में भी उपविजेता रही थी। तो याद करना आसान है। कबड्डी विश्व कप पुरुष और महिला का इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड टीम को हराते हुए पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में भारतीय टीम ने जीता। उसके बाद है ISTAF सेपक टोरा वर्ल्ड कप। ये जो है पटना बिहार में हुआ था। विजेता भारतीय पुरुष रेगू टीम, उपविजेता जापान की टीम, और तृतीय स्थान ईरान और सिंगापुर को संयुक्त रूप से। ये ध्यान रखना काफ़ी है। फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स देख लेते हैं हम लोग। शुभंकर इसका उज्ज्वला यानी दिल्ली की गौरैया से प्रेरित। पदक तालिका में शीर्ष पर हरियाणा, सेकंड पर तमिलनाडु, थर्ड पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कुल मिलाकर 64 मेडल जीते। स्वर्ण पदक थे उत्तर प्रदेश के 23। बिहार यहाँ पर 14वें स्थान पर, और राजस्थान चौथे स्थान पर, मध्य प्रदेश 12वें स्थान पर। और कुल प्रतियोगिताएं इसमें कितनी हुई थी? 6 यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे। इतना ध्यान रखना काफ़ी है। अब आ जाएंगे समिट कॉन्फ्रेंसेस थीम्स पर। भारत कतर संयुक्त व्यापार मंच, ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी और नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण पर ये आए थे, और यहाँ पर न्यू दिल्ली में जो है भारत कतर जॉइंट बिजनेस फोरम का आयोजन हुआ था। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन किसने किया? नेशनल वाटर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन कोलैबोरेशन विद द एनर्जी एंड रिसर्च रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। आगे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। भारत की तरफ से इसमें गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता चल रही है। अभी ये फाइनल नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने रक्षा सहयोग, खेल, कृषि और डिजिटल भुगतान और शिक्षा पर समझौते किए हैं, और धीरे धीरे ये एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक भी पहुंच सकता है आगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन जो है मार्च में भारत की यात्रा पर आए थे। उसी दौरान ये समझौता वार्ता हुई इंडिया में, दिल्ली में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन इस बार न्यू दिल्ली में हुआ। टेरी ने आयोजित किया था, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया था। और भारत ने 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की कमी की है, ये बताया गया था हमारे पर्यावरण मंत्री के द्वारा। इस बार इसकी थीम थी सतत विकास, जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी। इसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि इंटरनेशनल डिग्नेटरीज जो शामिल हुए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुयाना और मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ ब्राज़ील। आपातकालीन काहिरा मिस्र में ये आपकी आपातकालीन अरब लीग शिखर सम्मेलन हुआ था, इमरजेंसी अरब लीग समिट। इमरजेंसी अरब लीग समिट का मतलब क्या है कि अरब लीग समिट ये तय नहीं थी, अचानक से आयोजित की गई थी। अरब लीग के नेताओं ने 53 अरब डॉलर के गाजा के पुनर्निर्माण की योजना का प्रस्तुत किया है। अरब लीग में 22 सदस्य देश हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हुआ कहाँ पर था? कैरो, इजिप्ट में। एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट, ये गुवाहाटी असम में हुआ था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था 25 फरवरी को। एडवांटेज असम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट समिट। उसके बाद WHO का सेकंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ, ये कार्टजीना में हुआ था, कोलंबिया में। सेकंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ, WHO और गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया ने इसको कार्टजीना में आयोजित किया था। दूसरा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स, ये जो है न्यू दिल्ली में हुआ था। बस वेन्यू ध्यान रखिएगा। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव, ये हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था, वेन्यू ध्यान रखिएगा केवल। तीसरा एयरबस शिखर सम्मेलन, ये टुलूज फ्रांस में हुआ था। उसके बाद ग्रीन मेट्रो सिस्टम्स द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी विषय पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ। भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन यहाँ पे किया गया था, ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर, न्यू दिल्ली में। आगे 7th मीटिंग ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये गिर नेशनल पार्क गुजरात में आयोजित हुई थी। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट एवर रिवर डॉल्फिन असेसमेंट जो है, मतलब कहाँ पे कितनी जो है रिवर डॉल्फिन है, उसका असेसमेंट या एक तरीके से कह सकते हैं सेंसस डेटा रिवील किया है। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ से फाउंडेशन स्टोन रखा था नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ का, जूनागढ़ गुजरात में। आगे 7वां आसियान गेमिंग शिखर सम्मेलन, ये मनीला फिलीपींस में हुआ था। 1600 प्रतिभागियों ने भाग लिया था इसमें।
आगे है 8वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 8वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश का आयोजित हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश में। इस बार इसकी थीम थी इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़। इस सम्मेलन में 25 फरवरी को पहली बार प्रवासी मध्य प्रदेश समिट का भी आयोजन किया गया। पहली बार एआई आधारित बिजनेस मैच मेकिंग टूल का उपयोग किया गया। इसके अलावा 9 देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में इसमें भाग लिया था। कौन कौन से 9 देश हैं? ये एमपी वाले जरूर ध्यान रखिएगा, जो लोग एमपीपीएससी में आगे एग्जाम देंगे। भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ये आयोजित किया गया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। औषधि खोज अनुसंधान पर वर्तमान रुझान पर नवी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी, इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन करंट ट्रेंड्स इन ड्रग डिस्कवरी रिसर्च, ये जो है हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 10वां रायसीना डायलॉग ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से हर साल होता है। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर आधारित एक डायलॉग होता है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इस वार्ता का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो भारत की यात्रा पर आए थे क्रिस्टोफर लक्सन, उन्होंने किया था। मुख्य अतिथि यहाँ पर क्रिस्टोफर लक्सन थे इस बार, और विषय था या थीम था यहाँ पर काल चक्र। आजकल मतलब ये हिंदी थीम रख रहे हैं कुछ सालों से, जैसे पिछली साल चतुरंगा थी, इस बार काल चक्र है। काल चक्र पीपल, पीस एंड प्लैनेट। जलवायु परिवर्तन पर बिम्स्टेक युवा नेता सम्मेलन, ये न्यू दिल्ली में हुआ था, इतना ध्यान रखना काफ़ी है। उद्घाटन पूर्व विदेश मंत्रालय के सचिव ने किया था। बिम्स्टेक में शामिल सदस्य देशों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेला महोत्सव में महाकुंभ मेला, इसमें कई सारे रिकॉर्ड बने हैं, ये लिखा हुआ है इसमें। कितने लोगों ने प्रतिभाग किया? करीब 66 करोड़ श्रद्धालु अनुमानित रूप से आए थे इसमें। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम से 166 गुना बड़ा क्षेत्र था मेला क्षेत्र। तो यही सब रिकॉर्ड्स यहाँ पे बने हैं। जैविक खाद्य व्यापार मेला बायोफैच ये न्यूरेमबर्ग जर्मनी में आयोजित हुआ था। इंडिया को 2026 में होने वाले बायोफैच में पार्टनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। इसकी थीम थी इस बार हॉर्टिकल्चर फॉर द डेवलपिंग इंडिया। 5वां सरस आजीविका मेला, ये नोएडा हाट उत्तर प्रदेश में हुआ था। वोकल फॉर लोकल के विचार को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरस आजीविका मेला आयोजित किया जाता है अलग अलग जगहों पर। इस बार नोएडा में हुआ है। 5वां थीम थी इसकी डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ लखपति SHG दीदीज। SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। 39वां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार का आयोजन किया गया था। ये भारत का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे प्रतिष्ठित फूड फेयर, यह खाद्य मेला होता है, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। हैपीडा और इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव साउथ इंडिया एडिशन, द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन से जो है दक्षिण भारत संस्करण भारत की विविधता का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। इसका पहला संस्करण 2024 में आयोजित किया गया था, जो पूर्वोत्तर भारत पर केंद्रित था। योग महोत्सव न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था 13 मार्च को, और 100 दिन की उल्टी गिनती दर्शाने के लिए था। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होगा 21 जून 2025 पे, इसमें से 100 दिवस का काउंटडाउन शुरू करने के लिए आयोजित किया गया था। हिमालयन उत्सव, ये देहरादून उत्तराखंड में हुआ था 2025 का। अब आ जाते हैं रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट 5 मंथ की होती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी बोलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क और जो है गैलप, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, इन सब के द्वारा जारी किया जाता है इसको। सबसे खुशहाल देश यहाँ पर फिनलैंड लगातार 8वीं बार पहले स्थान पर, फिर डेनमार्क, फिर आइसलैंड। भारत 118वें स्थान पर है। 2024 में भारत का स्थान 126वां था। भारत का स्थान कुछ हद तक इम्प्रूव हुआ है, भारत को दिया गया है 118वीं रैंक, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे कह सकते हैं खुशहाल रीजन कौन सा था? यूरोप, हमेशा के तरीके, क्योंकि टॉप पर सबसे यूरोपियन कंट्रीज ही होती हैं। 6 पैरामीटर्स पर आधारित है ये इंडेक्स। जीडीपी पर कैपिटा, सोशल कोऑपरेशन, हेल्दी लाइफ, फ्रीडम, जनरोसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन। आगे हम बढ़ेंगे। फ्री स्पीच इंडेक्स, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच थिंक टैंक के द्वारा ये फ्री स्पीच इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें टॉप पर नॉर्वे, फिर डेनमार्क, फिर हंगरी। इंडिया की रैंक है इसमें 24वें। इस इंडेक्स का जो टाइटल था वो था हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच। शीर्ष 10 सबसे बड़े हथियार आयातक देशों की जो रिपोर्ट आती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी की तरफ से, उसमें सेकंड पर भारत है इस बार, और फर्स्ट पर यूक्रेन है, सेकंड पर भारत है, थर्ड पर कतर, फिफ्थ पर पाकिस्तान है। द इमिग्रेशन इंडेक्स रेमिटली के द्वारा जारी किया गया। इमिग्रेशन इंडेक्स में शीर्ष 3 देशों में आइसलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, फिर लक्समबर्ग है। इंडिया को रैंक इसमें दी गई है 75।
कुल 82 देशों में इंडिया की रैंक 75 है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे है ब्रांड फाइनेंस इंडेक्स। ब्रांड फाइनेंस के द्वारा ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 में शीर्ष 3 ब्रांड कौन से हैं? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। भारत के ब्रांड जो शामिल हैं टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, HDFC ग्रुप, LIC, रिलायंस, ज़्यादातर यही रहते हैं हर बार। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट, साइड रिपोर्ट, ये प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी द्वारा और भारतीय परिषद अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध यानी ICRIER की तरफ से जारी किया गया है। इसमें रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, परंतु डिजिटल उपयोगकर्ता व्यय में भारत का स्थान 28वां है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अपनी कुल अर्थव्यवस्था की तुलना में 2 गुना तेजी से बढ़ रही है और 2029 तक ये कुल अर्थव्यवस्था का 1/5 हिस्सा बन जाएगा डिजिटल इकोनॉमी। ये यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी को रैंक करने वाली रिपोर्ट आई थी। आगे है नदी डॉल्फिन गणना, ये PM मोदी जी ने जारी किया था, जो है फर्स्ट रिवर डॉल्फिन सेंसस रिपोर्ट, ये एक तरीके से है, या असेसमेंट रिपोर्ट। 28 राज्यों मतलब 28 नदियों में जो रिवर डॉल्फिन्स पाई जाती हैं 8 स्टेट्स में, उनको कवर किया गया है और 8109 किलोमीटर का एक्टिवली सर्वे किया गया है गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज को, और देखा गया है जहाँ जहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं। इसमें फिर ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स है 2397, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर असम में, फिर झारखंड में, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, पंजाब में सिर्फ 3 है। आगे है उधारकर्ताओं से निर्माणकर्ताओं तक, यानी फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, वुमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी। ये नीति आयोग की रिपोर्ट थी, नीति आयोग के CEO ने जारी किया था इसको। इसमें कहा गया है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित उत्तरी और मध्य राज्यों में पिछले 5 वर्षों में सक्रिय महिला उधारकर्ताओं में सबसे अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक दर देखी गई है, यानी कि बोरोवर्स जो है ये बढ़ रहे हैं, विमेन बोरोवर्स इन स्टेट्स में। तो इसका मतलब है कि जो लोग बोरो कर रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं, और कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ रही महिलाएं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना 49% ऑफ द सेल्फ मॉनिटरिंग विमेन में से 49% हिस्सा इन राज्यों में से आता है। भारत में ओबेसिटी पर रिपोर्ट द लैंसेट ने जारी की थी, बस ध्यान रख सकते हैं। इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन इंडिया की फाइंडिंग्स ऑफ इको रैप रिपोर्ट। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इको रैप रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यही डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है, सिर्फ इतना हाईलाइटेड पार्ट, ज़्यादा मगजमारी की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन और भी चीज़ें देख लेते हैं। फरवरी 2025 में जो CPI है, ठीक है, ये 7 महीनों के निचले स्तर पर आ गया है और सब्जियों की कीमतों में तेज़ गिरावट इसमें देखी गई है। इसको इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि टर्म्स यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। CPI इन्फ्लेशन ईज टू अ 7-month लो ऑफ 3.6%। इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्ट्रेंथन हुई है विद द IIP ग्रोइंग, जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5.0 तक जो है ग्रो कर गया जनवरी 2025 में। और सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा बड़ा किसका है? मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग का। यही सब ट्रेंड्स पूछे जाएंगे कि IIP बढ़ा है कि घटा है, CPI कैसा है, बढ़ा है कि घटा है, कोर इन्फ्लेशन जो है बढ़ी है कि घटी है। स्टेट वाइज एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है। 12 स्टेट्स ने रूरल इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड किया है नेशनल रूरल एवरेज से ज़्यादा। इसमें सबसे ज़्यादा रूरल इन्फ्लेशन कहाँ पे दर्ज किया गया है? केरल में, और कर्नाटक में सबसे कम, ठीक है। एक्चुअली जो है बिहार में सबसे कम, बिहार में। हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट्स रूरल इन्फ्लेशन के मामले में कहाँ दर्ज किया गया? केरल में और छत्तीसगढ़ में। लोएस्ट इन्फ्लेशन तेलंगाना में और दिल्ली में, ठीक है, तेलंगाना और दिल्ली में सबसे कम दर्ज किया गया एक्चुअली प्रेजेंट चार्ट में, बिहार में। फिर जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एक्सपेंशन, इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये 5.0 तक ग्रो कर गया था पिछले 8 महीनों में। सबसे ज़्यादा हिस्सा बड़ा, सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस पे दर्ज की गई है? IIP में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, फिर जो है प्राइमरी गुड्स में। आगे ये राइनो सेंसस है, पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने इसको जारी किया था। इसमें कहा गया है कि भारत में सर्वाधिक गेंडे जो है असम में ही पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में। आगे ग्लोबल ग्लेशियर्स आर डिक्लाइनिंग रिपोर्ट, UN ने रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि ग्लोबल ग्लेशियर्स जो है घट रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में प्रेजेंट ग्लेशियर्स को हो रहा है। आपसे पूछ सकते हैं कि UN के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्लेशियर कहाँ पे इरोड हो रहे हैं? हिंदू कुश हिमालयन रीजन में सबसे ज़्यादा इरोजन हो रहा है ग्लेशियर्स का। भारत की GDP 1 दशक में दोगुनी हो सकती है। IMF की रिपोर्ट आई थी। पिछले 10 वर्षों में अपने सकल घरेलू उत्पाद को 105% की वृद्धि से दोगुना
किया है इंडिया ने, और जो है जीडीपी के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश है अभी तक आईएमएफ के अनुसार। अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान से पीछे है इंडिया। ऐप्स पोर्टल्स देख लेते हैं। आरबीआई डेटा मोबाइल ऐप आरबीआई ने जारी किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यापक आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेगा। कोई भी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो उपलब्ध कराएगा। आगे द गौरैया बिहार ऐप, इससे जो है गौरैया की जियो टैग्ड फोटो लोग अपलोड कर सकते हैं। इससे गौरैया की जनसंख्या और निवास स्थान की पहचान बिहार में की जा सकेगी। केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल, सेबी ने इसको जारी किया है। ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स एसोसिएशन द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है। आधार सुशासन पोर्टल, आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल, इसका उद्देश्य आधार को जनोपयोगी बनाना, जीवन को सुगम बनाना, नागरिकों तक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को आसान बनाना। ये प्लेटफॉर्म्स जो है कह सकते हैं हम लोग आधार ऑथेंटिकेशन अंडर गुड गवर्नेंस इनोवेशन नॉलेज अमेंडमेंट रूल्स 2025 के अंतर्गत बनाया गया है। एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे। पहला एमसीक्यू है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। भारत ने सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी नामक एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन का शुभारंभ किया है। इंडिया हैज लॉन्च्ड अ मल्टीनेशनल कोलिशन कॉल्ड सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी, यानी C3 इनिशिएटिव लॉन्च किया इंडिया ने, तो ये सही है, करेक्ट है। इसके बाद बेल्जियम की जो प्रिंसेस है एस्ट्रिड, इन्होंने 1 से 8 मार्च तक भारत की यात्रा की थी और बेल्जियम आर्थिक मिशन को लीड किया था। भारत और बेल्जियम जो है जल्द ही ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, लाइफ साइंसेस, स्पेस, इन सब जगहों पर जो है सहयोग समझौता करने वाले हैं, ये सही है। दूसरी जो कह सकते हैं आधिकारिक यात्रा थी यहाँ पर प्रिंसेस एस्ट्रिड जो कि बेल्जियम की हैं, उनकी यहाँ पे, ये भी सही है। अगला है यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अप्रूव किया अमेंडमेंट्स टू लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट सी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट सी, यहाँ पे सही है। आपको बता दिया जाए मनोहर लाल जी ने, नॉट मनोहर लाल खट्टर, यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने अनाउंस किया था C3 मल्टी नेशन अलायंस फॉर सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। ये जो फोरम है, जयपुर डिक्लेरेशन जो है 2025 से 2034 तक की एक डिकेड के लिए एक नॉन पॉलिटिकल नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट है, इसको अपनाएगा, जिससे एफर्ट किया जाएगा रिसोर्स एफिशिएंसी और सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ की दिशा में। ठीक है, तो ये C3 इनिशिएटिव किस डिक्लेरेशन पर आधारित है? जयपुर डिक्लेरेशन पर, ये ध्यान रखिएगा। ये चीज़ ज़्यादातर किसी ने नहीं बताई है, ये एग्जाम में आ सकता है कि C3 इनिशिएटिव किसको फॉलो करेगा? जयपुर डिक्लेरेशन को। 27 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया शुरू की है? तो इसको अनाउंस किया था श्री सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव से जो है मेजर पोर्ट्स का जो ऑपरेशन है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। इंडियन मैरीटाइम वीक भी अनाउंस किया गया था कि अब मनाया जाएगा 27 से 31 अक्टूबर 2025 में मनाया जाएगा। 4 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किस जिले में स्थित वंतारा नामक एक वन्यजीव संरक्षण बचाव पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया था? यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर नेम्ड वंतारा, इनॉग्रेट किया था कहाँ पे? जामनगर में। 3000 एकड़ में ये वन्यजीव संरक्षण बचाव पुनर्वास केंद्र रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में स्थित है। 2000 से अधिक प्रजातियों के जानवरों का संरक्षण यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, एनिमल वेलफेयर के लिए प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है वंतारा इनिशिएटिव को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 5 मार्च 2025 को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर 2 अप्रैल 2025 से प्रतिकूल शुल्क यानी रेसिप्रोकल टैक्स या टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है भारत और अन्य कंट्रीज़ पर अमेरिका लगाया गया, अनाउंस किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहले देखते हैं आगे के स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है इसमें कि माधव नेशनल पार्क जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, ये भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका है ऑफिशियली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 58वां 58 टाइगर रिजर्व जो है नोटिफाई कर दिया है, ये करेक्ट है। रेलवे मिनिस्टर जी ने अश्विनी वैष्णव ने रेलवे संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा में पेश किया था 10 मार्च को, ये सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही करेक्ट है तो इनकरेक्ट कोई है नहीं, डी। रेसिप्रोकल टैरिफ में क्या होता है कि एक यूनिफॉर्म टैक्स लगाया जाता है गुड्स पर इंपोर्टेड बाय 2 कंट्रीज टू ईच अदर, इज कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में एमपी में ये 9th टाइगर रिजर्व बन जाएगा मध्य प्रदेश का, और कुल मिलाकर 58वां
टाइगर रिजर्व बन जाएगा यहाँ पे भारत का। इसका एरिया देख लीजिए 354.85 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि कई बार ये माइन्यूट डिटेल्स भी आ जाती है। रेलवे अमेंडमेंट बिल में प्रस्तावित किया गया है कि इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 को जो है रिपील किया जाएगा। आगे 6 मार्च 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस शहर में एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंट्स की स्कोरिंग के आधार पर एक नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल लॉन्च किया है। ये मॉडल लॉन्च किया गया था विशाखापट्टनम में, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में। जो ये नया मूल्यांकन मॉडल है, इसकी घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। ऋण मूल्यांकन संरचना पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल और सत्यापन योग्य डेटा का इस्तेमाल करेगा, यानी कि फ्रेमवर्क विल यूज डेटा एंड वेरीफेबल डेटा available in the ecosystem and automate credit appraisal for all loan applications using framework based limit assessment for unbiased decision making and existing and new MSME borrowers of the bank। मतलब MSME जो एंटिटीज़ हैं उनको बैंक से जो लोन मिलता है उसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क जारी किया गया है कि उसमें ये देखा जाएगा कि कैसा इनका रहा है, मतलब लोन लेने का सिस्टम, लोन कितना वापस किया है पूर्व में, कैसे कैसे वापस किया है, और इनका जैसे क्रेडिट स्कोर हमारा होता है नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, तो वैसे एमएसएमई के लिए ये डिजिटल फुटप्रिंट मॉडल एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी किया, जिससे ये तय किया जा सके कि एमएसएमई को लोन बैंक से कैसे मिलेगा। इस मॉडल को जारी किया था वित्त मंत्री जी ने विशाखापट्टनम से। एमपी लैड स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। एमपी लैड स्कीम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम सबसे पहले आई थी 1993 में, अभी भी ऑपरेशनल है। इसके बारे में 4 स्टेटमेंट है, कौन सा नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट है हमको बताना है, ठीक। तो एमपी लैड स्कीम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। एमपी लैड स्कीम, एमपी लैड फंड में जीएसटी लगता है, उसी पर विचार किया जा रहा है। मार्च में डिस्कशन थे कि क्या एमपी लैड स्कीम से हम जीएसटी या तो कम कर सकते हैं, क्या इससे वेव ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो है खामी आती है इसके जीएसटी के अधीन होने के कारण। सेकंड, एमपी लैड्स निधि व्यक्तिगत नहीं होती है, ये नॉन लैप्सेबल फंड है, सही है, मतलब अगर यूज़ नहीं हो पाया फंड एक वर्ष में तो अगली साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लैप्स नहीं होता है। एमपी लैड फंड कैन बी कन्वर्ज विद मनरेगा टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट, इसको मनरेगा के साथ संलग्न किया जा सकता है, ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, यानी कि एमपी लैड्स फंड में जीएसटी लगता है, ये जीएसटी से छूट इसमें नहीं मिलती है। आगे है 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। तो 6 और भाषाओं में अब ट्रांसलेशन सर्विसेज अवेलेबल होंगी लोकसभा की कार्रवाई के लिए। तो पहले केवल 10 भाषाओं में उपलब्ध थी, अब 6 भाषाओं में और एक्सटेंड हो गया है, और लक्ष्य है कि पूरी जितनी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उसमें ट्रांसलेशन सर्विस अवेलेबल हो, यहाँ पर जो है लोकसभा की कार्रवाई इन सभी भाषाओं में सुनी समझी जा सके। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 14 फरवरी 2025 को श्री अजय सूद ने हरियाणा के किस जिले में रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया था। रूटैग स्मार्ट विलेज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, सोनीपत में, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री जी की मॉरिशस यात्रा के बारे में क्या सही है। 11 से 12 मार्च तक मॉरिशस यात्रा पर रहे थे। मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि मोदी जी ने सिविल सर्विस कॉलेज और एरिया हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया था, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है, बोथ 1 और 2 करेक्ट। दूसरी मॉरिशस की यात्रा थी, इससे पहले 2015 पे गए थे। आईएनएस इम्फाल भी मॉरिशस पहुंचा था, भारतीय नौसेना युद्धपोत। मॉरिशस की संसद के नए भवन का निर्माण करने की घोषणा की थी पीएम मोदी जी ने। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने शागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस के दावे का समर्थन किया था, और मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच विवाद रहा है। प्रधानमंत्री जी ने मॉरिशस के फेवर में ये कहा है कि शागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने मॉरिशस के रेडविट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी किया, ठीक। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने, या कंट्री का नाम आपसे पूछेंगे, आंसर यहाँ पे मॉरिशस लगाना है आपको, मॉरिशस। आगे है 20 फरवरी 2025 को भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ने पश्चिम बंगाल में उद्यमिता और आईटी निर्यात को बढ़ाने के लिए किस जिले के सॉल्ट लेक में एक नई इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की है। सॉल्ट लेक में एक इंक्यूबेशन फैसिलिटी लॉन्च की है कोलकाता में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने, सी यहाँ पे सही है, सी। 20 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस का शुभारंभ किया था। राम मोहन नायडू ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, राम मोहन नायडू। इंटरनेशनल
सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी के बाद इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस के शुभारंभ के साथ भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसके पास ये सब कह सकते हैं स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम है। पहले ये सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस का सिर्फ चाइना के पास था, अब इंडिया के पास है। 20 फरवरी 2025 को खनन मंत्रालय ने कितने लघु खनिजों यानी गौण खनिजों को सूची से निकालकर प्रमुख खनिजों यानी मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। तो बेराइट, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज को अब मेजर मिनरल के रूप में जाना जाएगा, क्लासिफाई कर दिया गया है। बेराइट, फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज अब यहाँ पर माइनर मिनरल नहीं है, भारत के मेजर मिनरल कैटेगरी में आ चुके हैं। तो 4 मिनरल जो हैं ये माइनर मिनरल से मेजर मिनरल कैटेगरी में आ चुके हैं। बेसिक डिफरेंस यहाँ पे समझ लीजिए। मेजर मिनरल्स जो होते हैं बेसिकली मैनेज किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इनका ज़्यादातर एक्सप्लोरेशन माइनिंग कैसे होगी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है ये देखती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, जबकि माइनर मिनरल्स जो हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं। मिनरल्स एंड माइंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है 1957 वाला, इसी में लिखा गया है कि सेक्शन 15 में कि जो माइनर मिनरल्स हैं इनको मैनेज करने की शक्ति या फिर इनके संबंध में नियम बनाने की शक्ति यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स की होगी, जबकि मेजर मिनरल्स के बारे में ज़्यादातर शक्तियाँ जो है ये केंद्र सरकार के पास होती हैं। ठीक, ये होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है, इसमें पूछा 11 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में प्रवासी और विदेशी विधेयक पारित किया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड ओवरसीज एंड फॉरेनर्स बिल इन लोकसभा, ये सही है। उसके बाद मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, ये भी सही है। और उसके बाद है कि भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो है इन स्पेस ने टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड TAF का अनावरण किया है। ठीक है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस ने टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड जारी किया है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा और डी, ऑल ऑफ द अबव। लोकसभा में जो बिल लाया गया है इसका उद्देश्य है कि जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है और इमिग्रेशन है इलीगल तरीके का, उसको रोकना। एक बाकायदा फॉरेन नेशनल्स का रजिस्टर बनाया जाएगा इंडिया में अराइवल पर, और मैक्सिमम जेल टर्म का प्रावधान किया गया 5 साल का। ठीक है, जो कोई भी बिना पासपोर्ट या वैलिड वीज़ा के भारत में प्रवेश करता है। इसके बाद टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड का एम है कि इंडिया का डिपेंडेंस जो है इंपोर्टेड स्पेस सॉल्यूशंस पर उसको रिड्यूस करना और डोमेस्टिक रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। आगे 23 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के किस जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी? छतरपुर में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। आयकर विधेयक 2025 के बारे में क्या सही है? आयकर विधेयक 2025 13 फरवरी को पेश किया गया था। ये विधेयक जो है आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। बिल विल रिप्लेस इनकम टैक्स एक्ट 1961। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ 1961 have been retained in the bill. The bill has been proposed to have April 1st 2026 as its date of commencement. 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की तिथि प्रस्तावित की गई है और ज़्यादातर प्रोविजंस जो है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मेंटेन किए जाएंगे। ये सही है। हमसे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी। जो वर्ड्स हैं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, इसको हटा करके टैक्स ईयर टर्म इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा होगा आपने देखा होगा बहुत ही बल्कि एक्ट है और पूरी बुक है वो एक्चुअली, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने का इसमें प्रयास किया जा रहा है जिससे थोड़ा सा समझने में आसानी हो। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? फिलीपींस में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे 28 फरवरी 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किस शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अच्छे और अनुकरणीय प्रचलनों और नव प्रवर्तन पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था? ये सम्मेलन हुआ था पुरी में, पुरी ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? AI कोष एक ऐसी सरकारी पहल है जो अभी लॉन्च की गई है जो स्वदेशी AI मॉडल के विकास में सहायता के लिए गैर व्यक्तिगत डेटा सेट प्रदान करती है। ये करेक्ट है। देन वाइट आइलैंड या वखारी आइलैंड जो है ये न्यूजीलैंड में स्थित है और रिंग ऑफ फायर का पार्ट जो न्यूजीलैंड के पास पड़ता है उसमें आता है। ये करेक्ट है, वखारी आइलैंड या वाइट आइलैंड, करेक्ट। वॉलेस रेखा, वॉलेस लाइन इज एन इनविजिबल बाउंड्री दैट सेपरेट्स एनिमल्स ऑफ एशिया फ्रॉम दोस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये करेक्ट है। और ये किसके बीच है? बाली और लॉम्बोक के बीच और बोर्नियो आइलैंड और सुलावेसी के बीच स्थित है। ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। वॉलेस लाइन के बारे में ध्यान रखिएगा, आजकल ये टर्म पूछे जा रहे हैं।
आगे है फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने विभिन्न आवेदन पत्रों के धर्म कॉलम में आधिकारिक विकल्प के रूप में बौद्धोइज्म को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो असम में जो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, वहाँ पे एक धर्म प्रचलित है जिसमें बाथो ब्रवाई की पूजा होती है। बाथो ब्रवाई जो चीफ डाइटी हैं इनकी पूजा होती है, उनकी पूजा करने वाले लोगों को बाथो कहा जाता है। ठीक है, तो बाथोइज्म एक रिलीजन प्रचलित है कहाँ पे? असम में। हमारा आंसर हो जाएगा असम। असम में एक नया रिलीजन है बाथोइज्म, ये यहाँ पे सही है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अंग्रेजी भाषा को यूएस की आधिकारिक भाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में शामिल कर लिया है, सही है। तो यूएस की ऑफिशियल लैंग्वेज अब इंग्लिश है। इसके बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस सीआईएसएफ का जो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है अराकोणम में, इसको राजादित्य चोलन नाम दे दिया है। राजादित्य चोलन तक्कोलम नाम दे दिया गया है। चोल प्रिंस जो राजादित्य चोल थे, राजा आदित्य चोल आप कह सकते हैं, वो थे, उनके मेमोरी में सीआईएसएफ ने अपने जो है ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदल दिया है, ये करेक्ट है। इसके बाद है टाटा मोटर्स ने लंबी दूरी के परिवहन समाधानों के लिए इनकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए हाइड्रोजन संचालित हैवी ड्यूटी ट्रक्स का परीक्षण यहाँ पे शुरू कर दिया है कि क्या हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ड्यूटी ट्रक्स फिजिबल हैं भारत की रोड्स पर। तो ये परीक्षण शुरू हो चुका है, सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने स्टार्टअप्स, महिला और युवा लाभ ई लेन देन इनिशिएटिव, जिसको स्वायत्त कहा जाता है, स्टार्टअप्स वुमेन यूथ बेनिफिट ई ट्रांजैक्शंस, स्वायत्त इनिशिएटिव की कौन सी एनिवर्सरी अभी बनाई? तो 6ठी वर्षगांठ यहाँ बनाई थी। स्वायत्त इनिशिएटिव को जारी किया गया था कब? 2019 में। स्वायत्त इनिशिएटिव 2019 में। मार्च 2025 में अहिंसा विश्व भारती नामक संगठन द्वारा भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन भारत के पूर्व प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद तथा अन्य द्वारा हरियाणा के किस जिले में किया गया है? रामनाथ कोविंद जी ने गुरुग्राम में जो है अहिंसा विश्व भारती द्वारा एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम। गुरुग्राम। कौन सा कथन रॉन्ग है? पहला कथन है कि जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है हुई थी कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, सीसीआई की स्थापना कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को कर्ब करना और फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देना मार्केट में। तो हमारा आंसर उसमें हो जाएगा वह फर्स्ट ओनली जो है इनकरेक्ट है, फर्स्ट ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारे एग्जाम में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमेशा ही लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करता है। ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है जैसे कोई न्यूज़ आती है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन 2 एंटिटीज़ के मर्जर को अप्रूव किया। यूपीपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस ये पूछ रहे हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इससे संबंधित व्यक्तित्व कौन कौन है, कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस तरीके की बॉडी है। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखिएगा। आगे है 27 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद कितने नए आध्यात्मिक गलियारों के विकास की घोषणा की है? कितने नए जो है कह सकते हैं स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स बनेंगे उत्तर प्रदेश में? 5 नए स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स अनाउंस कर दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। 5 नए औद्योगिक गलियारे जो है प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर, प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर, प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य कॉरिडोर, प्रयागराज राजापुर चित्रकूट कॉरिडोर और प्रयागराज मथुरा वृंदावन शुक तीर्थ कॉरिडोर ये बनेगा, जहाँ जहाँ पर महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं उत्तर प्रदेश के। 4 मार्च 2025 को निम्नलिखित में से किस राज्य ने सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत राज्य में पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था? ये पोषण भी पढ़ाई भी इनिशिएटिव का है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का। 27 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने चेन्नई हवाई अड्डे पर देश के दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया था? देश के दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन राम मोहन नायडू जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। तो भारत का दूसरा उड़ान यात्री कैफे जो है ये चेन्नई एयरपोर्ट में खोला गया था और फर्स्ट उड़ान यात्री कैफे ये 19 दिसंबर 2024 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में। एम इसका क्या है कि जो लोग भी एयरपोर्ट यात्रा करने के लिए आते हैं उनको अफोर्डेबल कह सकते हैं प्राइस पर जो खाने पीने के आइटम और एसेंशियल आइटम है उपलब्ध कराना। जैसे शायद 20 रुपये में अब समोसा उपलब्ध है एयरपोर्ट्स पर जहाँ जहाँ पर उड़ान यात्री कैफ़े खुल चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों ने यात्रा की है उन्हें पता है कि एयरपोर्ट्स में काफ़ी महंगा सामान मिलता है। आप जो है पानी की बोतल 100-200 रुपये में वहाँ पे ख़रीदते हैं,
तो इसको ख़त्म करने के लिए या फिर कह सकते हैं सपोर्ट करने के लिए अफोर्डेबल प्राइजेस को ये उड़ान यात्री कैफ़े जगह जगह पर खोले जा रहे हैं। सबसे पहला कोलकाता में और अब सेकंड उड़ान यात्री कैफ़े ये चेन्नई में। इसको इंग्लिश मीडियम में भी उड़ान यात्री कैफ़े ही लिखा जाएगा। आगे है 6 मार्च 2025 को निम्नलिखित में से किसने पुलिस प्रणाली और महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना की सुरक्षा के लिए सीडॉट द्वारा विकसित केरल पुलिस के उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया था? इस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का नाम त्रिनेत्र है। केरल पुलिस इसका इस्तेमाल करेगी। इसका उद्घाटन किया था केरल के मुख्यमंत्री जी ने, पिनराई विजयन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, इसमें पहला स्टेटमेंट है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया कंस्ट्रक्शन 12.9 किलोमीटर के रोपवे प्रोजेक्ट का। ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा? सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक के लिए। और एक 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे प्रोजेक्ट ही अप्रूव किया गया है इसी कमेटी के द्वारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए। ये करेक्ट है। इसके बाद है कि ये बोस मेटल अभी ये टर्म चर्चा में था। चाइना और जापान के रिसर्चर्स ने लैब में ये एक्सपेरिमेंट किया है कि नायोबियम डाइसल्फाइड एक कंपाउंड है जो कि बोस मेटल के तरीके काम कर सकता है। बोस मेटल क्या है? बोस मेटल इज अ प्रेडिक्टेड स्टेट ऑफ मैटर दैट लाइज बिटवीन अ नॉर्मल मेटल एंड अ सुपर कंडक्टर। नॉर्मल मेटल और सुपर कंडक्टर के बीच की एक स्टेट है जो कंडक्टिविटी शो करता है 0 और इन्फिनिटी के बीच। तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर लाइज बिटवीन अ नॉर्मल मेटल एंड अ सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड अ बोस मेटल। ये शब्द चर्चा में था, एटलीस्ट इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सी। बोस धातु एक ऐसी अनुमानित अवस्था है जो एक सामान्य धातु और एक सुपर कंडक्टर के बीच की अवस्थिति होती है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना गोरखपुर नामक विलेज में हरियाणा में ये खुलेगी। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होगा। ये किस जिले में हरियाणा में खोला जाएगा? इसका फर्स्ट फेज जो ऑपरेशनल होने की उम्मीद है 2029 तक। ये खोला जा रहा है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, फतेहाबाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, फतेहाबाद। आगे है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025-26 के दौरान तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए कितने वर्षीय अभियान का शुभारंभ करने की घोषणा की थी? बजट में अनाउंस किया गया था कि एक 6 वर्ष का कैंपेन चलेगा जिसमें हम तूर, उड़द और मसूर में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। 6 वर्षीय कैंपेन यहाँ पे चलेगा। इसमें कौन कौन सी सेंट्रल एजेंसीज काम करेंगी? नैफेड और NCCF। ठीक है, नैफेड और NCCF। NCCF जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये आप कमेंट करके बताइए। NCCF जो है ये इस्टेब्लिश कब हुआ था और ये किस फील्ड से संबंधित है, किस लिए काम करता है ये? जैसे हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका काम है PDS देखना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम देखना। NCCF का क्या काम है ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 3 स्टेटमेंट है। 5 मार्च 2025 तक नीति आयोग ने नीति फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा की है। नीति फ्रंटियर टेक हब की क्रिएशन की घोषणा की है। ये सही है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया रिवाइज नेशनल गोकुल मिशन। ये भी सही है। 19 मार्च 2025 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी सीडॉट ने फर्स्ट कोहोर्ट ऑफ समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, डी। समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम दूरसंचार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, साइबर सिक्योरिटी, 5G 6G टेक्नोलॉजीज, AI IoT एप्लीकेशंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में अगली पीढ़ी के प्रौद्योगिकियों के निर्माण में लगे स्टार्टअप्स और नवप्रवर्तकों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक इनिशिएटिव है समर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेबी के अध्यक्ष के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है? सेबी अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ सेबी चेयरपर्सन इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सही है, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। ये भी सही है। उसके बाद सेबी चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड फॉर अ टेन्यूर अप टू 5 years और अंटिल द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर एंड इज एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए आगे बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है? 3 वर्ष तक के लिए नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को आगे बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31/3/2028 तक के लिए। 12 अगस्त 1994 को नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी का गठन हुआ था। किस एक्ट के तहत हुआ था ये आप कमेंट करके बताएंगे। किस एक्ट से हुआ था ये कमेंट करके आप बताइए।
आगे बढ़ते हैं फेमा एक्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में देख लेते हैं। ये चर्चा में रहता है कई बार। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में पार्लियामेंट के एक्ट के तहत 1 जून 2000 को अस्तित्व में आया था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेमा एक्ट 1999 का एम है टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। फेमा निवासियों गैर निवासियों से संबंधित सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा लेन देन को नियंत्रित करता है और सीमा पार निवेश और भुगतान भी इसमें शामिल है। ये सही है। इसके बाद है कि आरबीआई गवर्नस फेमा। ये सही है। आरबीआई के प्रोविज़न मतलब ये फेमा के प्रोविजंस को कौन लागू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये पेमेंट और ट्रांजैक्शन संबंधित है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सी। फेमा एक्ट जो है ये 1 जून 2000 को इन्फोर्स हुआ था। वैसे एक्ट कब आया था? 1999 में। इन्फोर्स कब हुआ था? 1 जून 2000 को। मार्च 2025 में पाकिस्तान की किस नदी के किनारे 80,000 करोड़ रुपए के मूल्य के सोने के भंडार मिले हैं? इंदुस रिवर के बेसिन में प्लेसर डिपॉजिट्स गोल्ड के मिले हैं। प्लेसर गोल्ड इंदुस रिवर में अटक रीजन में मिला है, पाकिस्तान में। इसकी कीमत जो 80,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए, इंदुस रिवर। गोल्डन कार्ड वीज़ा फिर से चर्चा में है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन कार्ड वीज़ा योजना शुरू की है। ये सही है। इसके बाद है कि मार्च 2025 में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में सिर्फ 20 वर्ग किलोमीटर में फैले आइलैंड नौरू ने भी एक गोल्डन कार्ड वीज़ा शुरू कर दिया है। ये सही है। तो गोल्डन कार्ड वीज़ा यानी रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट, यानी कि रेजिडेंस आपको तभी मिलेगा यूएस में जब आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिमिट बताई गई है? गोल्डन कार्ड वीज़ा स्कीम के अंतर्गत यूएस में अगर कोई व्यक्ति $5 मिलियन या करीब 44 करोड़ रुपए निवेश करेगा तब यूएस आपको सिटीजनशिप दे देगा। ठीक है। इसमें यूएस EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम को रिप्लेस कर लिया गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम ने। नौरू ने कहा है कि अगर आप वहाँ पे सिर्फ 92 लाख रुपए समथिंग, मतलब 91,44,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे तो वहाँ पर आपको सिटीजनशिप नौरू की सरकार दे देगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बोथ 1 and 2 करेक्ट। बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा अधिनियम के उल्लंघन को लेकर किन 2 प्राइवेट बैंक्स को पेनलाइज किया था, जुर्माना लगाया था? आईडीबीआई बैंक और सिटी बैंक को। जैसे हमने बताया आरबीआई रेगुलेट करता है फेमा के अधिनियमों को, तो इसी के तहत आईडीबीआई बैंक और सिटी बैंक पर जुर्माना लगाया गया है, सी। आगे 12 मार्च 2025 को किस देश के पूर्व प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुर्तेते को मानवता के खिलाफ अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा? फिलीपींस के पूर्व प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुर्तेते को गिरफ्तार किया गया था मनीला एयरपोर्ट पर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्ज पर। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया था 12 मार्च को जो है अरेस्ट वारंट इशू किया गया था। इनको गिरफ्तार किया गया था कि 2016 से 2022 तक हज़ारों लोग मारे गए थे इनके सो कॉल्ड क्रैकडाउन ऑन ड्रग्स अभियान पर। तो फिलीपींस के राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया था मनीला एयरपोर्ट पर। आंसर हो जाएगा इसमें ए, फिलीपींस। आगे कौन सा कथन इसमें गलत है? 23 मार्च 2024 को इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने इजरायली कब्जे वाले पश्चिमी तट के 13 यहूदी बस्तियों को उनके पड़ोसी समुदायों से अलग या स्प्लिट करने की योजना जारी कर दी थी। मतलब उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो है नेबरिंग कम्युनिटीज से इनको स्प्लिट कर दिया, मतलब सेपरेट या इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है 13 जीविश सेटलमेंट को। ये करेक्ट है। आगे है केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर संसद सदस्यों के वेतन में 24% वृद्धि की घोषणा की जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। ये सही है। मार्च में एमपीज़ की सैलरी बढ़ी है। पीएम युवा यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। इसमें मेंटरशिप प्रदान की जाती है यंग ऑथर्स को 30 साल से कम एज के हैं। ठीक है, पीएम युवा स्कीम के अंतर्गत ये सही है। इसका 3rd फेज लॉन्च कर दिया गया है। तो इनकरेक्ट कोई नहीं है, आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा सही। डी आंसर यहाँ पे सही है। उपयुक्त में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। फिर जो है आपको मैं बता दूं कि पहले क्या होता था कि सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के अंतर्गत जो है ये सैलरी रेगुलेट की जाती थी एमपीज़ की। लेकिन 2018 में एक अमेंडमेंट हुआ था, इसमें फिर एमपीज़ को पावर दे दिया गया था कि हर 5 वर्ष में वो सैलरी को रिवाइज़ कर सकते हैं। तभी 2018 से फिर 2023 तक 5 वर्ष हो चुके हैं, तो 2023 से सैलरी अब बढ़ के मिलेगी। 2023 से कैलकुलेट करके बढ़ के सैलरी मिलेगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, क्योंकि हर 5 साल में सैलरी को रिवाइज अब किया जा सकता है 2018 के एक्ट में अमेंडमेंट के बाद। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आता है उसके आधार पर सैलरी को रिवाइज किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स
जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइंड है, उसके आधार पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी हर 5 साल में अब रिवाइज की जा सकती है। आगे 8 मार्च 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के, उन्होंने किस जिले में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन किया था? जयपुर में उद्घाटन किया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 20 मार्च 2025 को भारत के किस पूर्वी राज्य में सोने का विशाल भंडार मिला है? ओडिशा के सुंदरगढ़, नवरंगपुर, अंगुल और कोरापुट में सोने के महत्वपूर्ण भंडार की पहचान की गई है। वहीं ओडिशा जल्द ही अपने फर्स्ट गोल्ड माइनिंग ब्लॉक का ऑक्शन करने वाला है, जो कि देवगढ़ में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी ओडिशा। मार्च 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर केंद्र द्वारा भारत की अंतिम सूची में, यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में, कितनी नई जो साइट्स को शामिल किया गया है? तो 6 साइट्स को शामिल कर लिया गया है टेंटेटिव लिस्ट में। कौन कौन सी, इनको देख लीजिएगा। कांगेर वैली नेशनल पार्क, मुदुमल मेगालिथ मेनहिर तेलंगाना में, अशोकन एडिक्ट साइट, और 64 योगिनी टेम्पल्स नॉर्थ इंडिया के, गुप्ता पीरियड टेम्पल्स नॉर्थ इंडिया के, बुंदेला फोर्ट जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में है। ठीक है, आपको बता दूं कि जो ये टेंटेटिव लिस्ट आती है, इसमें 1 ईयर तक अगर कोई साइट बनी रहती है तो उसको फिर परमानेंट स्टेटस मिल जाता है। 1 ईयर तक टेंटेटिव लिस्ट में बने रहने का प्रोविज़न होता है। वैसे तो हर साल ही कुछ ना कुछ साइट टेंटेटिव लिस्ट में डाली जाती है, लेकिन जो साइट्स 1 वर्ष तक रिटेन रह जाती हैं लिस्ट में, वो फिर परमानेंट हो जाती हैं। तो 6 साइट को यहाँ पर टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया था। 20 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भवन का उद्घाटन किया था? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बिल्डिंग का उद्घाटन यहाँ पे किया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है राइट टू फूड एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल, मतलब ये भोजन के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के भाग के रूप में मान्यता दी है। हैज रिकॉग्नाइज्ड राइट टू फूड या एक्सेस टू फूड एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2001 के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी थी कि कह सकते हैं आर्टिकल 21 में राइट टू फूड भी एक कह सकते हैं पार्ट है, ये शामिल है इसमें, ये सही है। उसके बाद लोकसभा ने पास किया है बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग बिल 2025 मॉडर्नाइजिंग द कॉलोनियल शिपिंग लॉ। बिल ऑफ लेडिंग बिल 2025 रिप्लेस करेगा जो है लेडिंग एक्ट 1856 को, मतलब 1857 के विद्रोह से पहले का जो कह सकते हैं एक्ट है, इसको रिप्लेस करेगा ये। 6 मार्च 2025 को अश्विनी वैष्णव ने अनेबल किया इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल AI कोशा, आई गॉट AI और अदर AI इनिशिएटिव्स इंडिया AI मिशन की एनिवर्सरी पर। ये सही है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी करेक्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका यात्रा करने के लिए कितने श्रेणियों की घोषणा की है? मतलब ट्रैवल टू अमेरिका में किस मतलब देशों को रैंक किया है? रेड लिस्ट में हाई रिस्क कंट्रीज जो है, मीडियम रिस्क में ऑरेंज लिस्ट, और येलो लिस्ट जो कंट्रीज लो रिस्क में आती हैं। ठीक है, जो रेड लिस्ट में है इनको कम्प्लीटली बैन किया जा सकता है इस देश के लोगों को अमेरिका में ट्रैवल करने को लेकर के। ठीक है, तो 3 लिस्ट जो है अमेरिका ने निकाली थी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। आगे मार्च 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अन्वेषण अभियान में कितने स्थानों पर महत्वपूर्ण खोज की है? ASI ने डिस्कवरीज यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण स्थानों पर की है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो मलापुड़ा डैम के पास की है, पलक्कड़ में, केरल में। लार्जेस्ट वाटर बैरियर जो है केरल में, यहाँ पर डिस्कवरी में 110 मेगालिथ मिले हैं 25 हेक्टेयर लैंड पर। सेकंड सर्वे में बुद्धिस्ट रेलिक्स मिले हैं रत्नागिरी, भुवनेश्वर, ओडिशा में जो खुदाई की गई थी वहाँ से। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पीरियड मिलता है जब महायान से वज्रयान बुद्धिज़्म की ओर ट्रांजिशन किया गया था। ठीक है, तो एक भुवनेश्वर ओडिशा में बुद्धिस्ट रेलिक्स मिले हैं और 110 मेगालिथ मिले हैं केरल के पलक्कड़ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे है प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में 24 फेब को जो बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में, यहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए किस ट्राइब की प्रशंसा की थी? तो मोदी जी ने कहा था कि सोलिगा ट्राइब जो है कर्नाटक के बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व में टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाने की दिशा में अच्छा काम कर रही है, सोलिगा ट्राइब। तो सोलिगा एक इंडिजिनस ट्राइब है जो बिलगिरी रंगना हिल्स में रहती है, चामराजनगर के आसपास, कर्नाटक और कुछ पार्ट में तमिलनाडु में भी निवास करती है सोलिगा ट्राइब।
तो जो ट्राइब चर्चा में रहती है उसमें पूछा जा सकता है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सोलिका जनजाति पाई जाती है। आगे है यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री राम मोहन नायडू ने इनोग्रेट किया था इंडिया सेकंड इन फ्लाइट मतलब ये उड़ान यात्री कैफे, ये हम बता चुके हैं आपको। इसके बाद कौन सा कथन यहाँ पे सही है? मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के अनुसार केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू सेट अप सीनियर सिटीजन कमीशन, ये सही है। आगे है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री जितिन प्रसाद, इन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट इंक्यूबेशन फैसिलिटी सॉल्ट लेक कोलकाता में अनवेल की थी यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ये करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि बीटी कॉटन अभी तक ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए भारत में मान्यता प्राप्त है या फिर जिसको अप्रूवल मिल चुका है, सरकारी अप्रूवल जो है। अभी जीएम मस्टर्ड 2021 में चर्चा में आया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, ठीक है। अभी उसको अप्रूवल नहीं मिल पाया है क्योंकि उसमें हेल्थ कंसर्न्स है, अभी भी उसको फाइनली अप्रूवल नहीं मिल पाया। तो भारत में एकमात्र अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसका व्यावसायिक खेती होती है वो है बीटी कॉटन, तो ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, सी। सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सी। भारत का प्रथम सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला गया? इंडिया फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, पीपीपी बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो मध्य प्रदेश के इंदौर में खोला गया। ऑप्शन नंबर डी, इंदौर में, डी इंदौर। अगला क्वेश्चन, 9 मार्च 2025 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री बने हैं। फर्स्ट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर टू पे अ विजिट टू इंडियन एयरफोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन इन बेंगलुरु। आपसे ये पूछ सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ये कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में, ये सही। उसके बाद राफेल मारियानो ग्रोसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था एसएन बोस भवन एट द ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप एट सुषमा स्वराज भवन। एसएन बोस भवन एट द ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, इसको इनॉग्रेट किया इन्होंने, ये करेक्ट है, दिल्ली में। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसने बालपन की कविता इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू प्रमोट इंडियन पोएम्स एंड राइम्स फॉर यंग चिल्ड्रेन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, उसके इनिशिएटिव के अंतर्गत ये बालपन की कविता इनिशिएटिव मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन के अंतर्गत लॉन्च की गई, ये करेक्ट है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। हिंदी मीडियम वाला कुछ दूसरा आ गया, इसको हम लोग अभी पीडीएफ में ट्रांसलेट करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। आगे 17 मार्च 2025 को इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस आईआईटी में एक नए अनुसंधान केंद्र जिसका नाम रखा गया है एस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र, इसका उद्घाटन किया है? तो एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी मद्रास में जो है इनॉग्रेट किया गया इसरो चीफ के द्वारा, बी आईआईटी मद्रास। अब कुछ ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे भारत सरकार ने कैंसर को अधिसूचित रोग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है, हैज़ नॉट क्लासिफाइड कैंसर एज अ नोटिफाइबल डिसीज, ये करेक्ट है। नोटिफाइबल डिसीज आर यूजुअली इन्फेक्शियस सच एज टीबी, कोलेरा, कोविड-19 बिकॉज दे स्प्रेड रैपिडली एंड रिक्वायर अर्जेंट पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, ये सही है कि अधिसूचित रोग जनरली संक्रामक रोग होते हैं और उसके लिए त्वरित सरकारी हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इन्फेक्शियस डिसीज़ को ही नोटिफाइबल डिसीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे कैंसर है उसको नहीं, तो करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। आगे है ओएनजीसी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सागरपल्ली गांव के पास कच्चे तेल के एक बड़े भंडार की खोज की है। ये तेल के भंडार स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के परिवार के खेत की ज़मीन पर पाए गए हैं। ओएनजीसी ने जो है 10 लाख रुपए पर साल की लीज पर ले लिया इस ज़मीन को। चित्तू पांडे के डिसेंडेंट्स जो हैं उनके खेत पर ये डिस्कवर किया गया है क्रूड ऑयल रिजर्व ओएनजीसी के द्वारा, ये करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी बोथ 1 and 2 करेक्ट।